हेलो एवरीवन। आज फिर से अपन अपन मतलब आगे फिर से नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंडोक्राइन अपन खत्म कर रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड हैज कॉर्टेक्स एंड मेडुला, एड्रिनल स्टेरॉयडल हार्मोन्स, एड्रिनल मेडुला सेक्रेट एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये सबको पता है तो इसमें ज्यादा अपन टाइम नहीं लेंगे। बाकी ये क्या क्या पिट्यूटरी, एसीटीएच, कॉर्टिकोट्रोपिन, तो ये अपन को मेन एक तो इसका देखो, ये फंक्शंस तुमको सब कुछ पता है तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, ये तीन डिवीजन होते हैं अपने एड्रिनल कॉर्टेक्स के। और उसके बीच में होता है फिर मेडुला, और मेडुला से अपना एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, एनए मतलब ए एड्रेनालिन और एनए नॉर एड्रेनालिन, तो मैं एनए बोलूंगा भाई, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, नहीं तो साला बक बक करते रहना पड़ता है बार बार। फिर हार्मोन सेक्रेटेड जैसे ग्लोमेरुलोसिस क्या, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन, डी डेसॉक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। फिर फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है, खासकर अपना हाइड्रोकॉर्टिसोन जिसे कॉर्टिसोल भी कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन। और जोना रेटिकुलरिस से एंड्रोजन्स निकलते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहेंस करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलपमेंट पे मदद करते हैं। मेन एक्शन की बात करते हैं तो ये अपना मिनरल कॉर्टिकॉइड, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कॉर्टिसोल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, एंटी इंफ्लेमेटरी, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी एलर्जिक। अपन खास करके इसकी बात करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में भी। हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाए तो एंड्रोजन्स क्या करते हैं तुमको पता है तो ठीक है। हाइपर सिक्रीशन में क्या होता है, अगर प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, कौन सिंड्रोम के नाम से इसे बोलते हैं, कि भाई आपका मतलब क्या बोल सकते हैं, आपके जो एड्रीनल कॉर्टेक्स में जोना ग्लोमेरुलोसा में अगर प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की, तो कौन डिजीज होगी, यानी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाँ, एल्डोस्टेरॉन जो है आपका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कौन सिंड्रोम होगा आपको, आपको पता ही है एल्डोस्टेरॉन अपना इसमें यूरिन और वो सब रेगुलेशन पे एक्ट करता है, तो क्या होगा क्या नहीं वो आप जानते हो। एल्डोस्टेरॉन बढ़ जाएगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, तो बार बार पेशेंट को फ्रीक्वेंटली मतलब इसको यूरिन पास करने जाना होगा। हाँ, फेसिकुलेटर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो कशिंग सिंड्रोम होगा। और अगर रेटिकुलरिस में ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो एंड्रोजेनाइटल सिंड्रोम या फिर प्रिकोशियस प्यूबर्टी, उम्र से पहले जवानी आ गई। हाँ, और डेफिशिएंसी, अगर किसी भी डेफिशिएंसी हो रही है, क्रॉनिक डेफिशिएंसी अगर हो रही है इनमें से किसी चीज की, तो वो एडिसन डिजीज में आता है। एडिसन में एक्चुअली में पूरा का पूरा ये तीनों ही कम सिक्रीट करेंगे, हाइपोसिक्रीशन होगा। फिर ये हाइपोथैलेमस, ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग फैक्टर, फिर ये अपना एंटीरियर पिट्यूटरी पे फिर एसीटीएच रिलीज होगा, एसीटीएच बोलेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरल कॉर्टिकॉइड निकालो। तो ये बहुत घिसा पेटा टेबल है, अपन को इस पे ज्यादा जाने का नहीं है। प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल हाईएस्ट होते हैं अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग एंड लोएस्ट इन द लेट इवनिंग। ठीक है, तो मॉर्निंग पे सबसे ज्यादा और लेट इवनिंग पे सबसे कम। ड्यूरिंग स्ट्रेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड। एक मिनट, आवाज आ रही है बैकग्राउंड पे। कहाँ थे। हाँ, तो मैकेनिज्म एक्शन क्या है स्टेरॉइड हार्मोन्स का। स्टेरॉइड हार्मोन एंटर सेल ऑफ टारगेट ऑर्गन, बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइटोप्लाज्म, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, डीएनए से बाइंड करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा और रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। क्लासिफिकेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी इससे देखेंगे अपन। हाँ, ये मैंने ऐसे मतलब पिछले वाले लेक्चर पे इसको कवर नहीं किया था, पर तुम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव को अभी पॉज करके एक बार देख सकते हो, जो उसमें सेम चीजें वही है। मैंने ज्यादातर फोकस किया था कि लीवोनॉर्जेस्ट्रल डिस्ट्रोल, ये सब चीजें मैंने एक बार पूरा बता दिया था। ये अंतरा के नाम से डंपा चलती है, डीएमपीए। ठीक है, तो ये एक बार आप देख सकते हो। और जिन्हें नहीं पता तो साथ साथ एक्चुअली मैंने ये भी रिलीज करके रखे हैं, मतलब इसमें नोट्स, इसमें मतलब मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे ट्राई करने के मतलब मेरे ही टाइम के नोट्स थे, तो इसमें मैंने ट्राई किया था कि जो जो मेरे काम काम की चीजें हैं या जहाँ पे आप भी आपका काम आसान हो सकता है, वो मैंने इंक्लूड करके रखा है। तो अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो तो आप जरूर लिंक पे क्लिक करके इसे ले सकते हैं, काफी नॉमिनल प्राइस में। एंड आपकी काफी मदद कर देगा ये, खासकर रिवीजन पे। और अगर आप अभी सेकेंड ईयर भी पूरा देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप या तो खुद से करिए इस तरह से, मतलब आप प्रिंट आउट करा लीजिए और खुद से लिखिए साथ में। और नहीं तो अगर आपको लगता है तो आप इसको निकाल सकते हैं एंड प्रिंट करा सकते हैं।
ठीक है। तो ये केडी का क्लासिफिकेशन अपन स्टिमुलेंट रिलैक्सेंट नहीं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है। हाँ, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। सेक्स कॉर्टिकॉइड वो पूरा अपना वो ऊपर आ जाता है टेस्टोस्टेरोन, और इस पर अपन ने पूरी बात कर चुके हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, तो शॉर्ट एक्टिंग हाइड्रोकॉर्टिसोन कॉर्टिसोल, ठीक है। इंटरमीडिएट में प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाँ, ट्राइएमिनोक्लोन और डेफ क्या नाम है, डेफ्लाजाकोट, डेफ्लाजाकोट पर अपने प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन काफी ज्यादा यूज में आता है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर लॉन्ग एक्टिंग में आता है डेक्सामेथासोन और बेटामेथासोन। बेटामेथासोन ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस एज अ स्टेरॉइड। अपने इसमें गायनी में, ऑब्स गायनी में ना बेटामेथासोन को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और अगर अपने सरकारी है, अगर सरकारी इसमें देखा जाए तो डेक्सामेथासोन को यूज किया जाता है क्योंकि उसकी सप्लाई ज्यादा है। फिर मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं तो डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन एसिटेट, डोका, डोका डोका डोका, हाई नहीं तेरा डोका, ठीक है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में डोका, डेसऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन एसिटेट। फिर फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन तो भाई तुमको पता ही है इसके बारे में। और टॉपिकल स्टेरॉइड के भी इसमें अलग इतने सारे दिए कि पोटेंट, मॉडरेटली पोटेंट और माइल्ड। ज्यादातर एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता कभी टॉपिकल स्टेरॉइड का, मेरे को तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा कभी। पर फिर भी सेफ साइड के लिए पोटेंट, मॉडरेटली पोटेंट और माइल्ड, ठीक है। ऐसा हाई और उसमें नहीं जाते अपन। तो मोस्टली पोटेंट में अपन एक बेटामिथासोन बेंजोएट और बेटामिथासोन वैलेरेट इसको कंसीडर कर सकते हो, याद करने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि दो दो नाम भी तुम्हें पता है, डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट, ये भी चलता है। मॉडरेटली में अपना क्या, क्लोबेस्टॉल ब्यूटायरेट, हाँ, और हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट, इसका देखो हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट। फिर माइल्ड में जाते हैं तो हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट का ये देखो यहाँ पे 0.1 to 1%, ये माइल्ड बोल रहे हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन ब्यूटायरेट 0.001%, ये माइल्ड। तो मोस्टली तो भाई तुमसे ये नहीं पूछते टॉपिकल स्टेरॉइड के बारे में, बट अगर बाय चांस कभी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पूछ ले या तुम्हारे प्रीवियस ईयर में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है। पूरे इतने नाम याद करने का इतना सेंस नहीं, दो चार नाम रखना है इसके, ये उससे ज्यादा काम नहीं आने वाला। और कुछ था क्या इससे ऊपर, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं। प्रीडोमिनेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद प्रीडोमिनेंट सोडियम वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी, एल्डोस्टेरॉन होता है, डेसऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है, प्रीडोमिनेंट लिवर ग्लाइकोजन डिपोजिशन, ग्लूकोनेजन इफेक्ट। तो ये मिनरल कॉर्टिकॉइड सोडियम और वाटर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के साथ खेलता है। जो अपना हाइड्रोकॉर्टिसोन है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, वो अपने लिवर ग्लाइकोजन डिपोजिशन और ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब अपन को ग्लूकोज को बढ़ाना है बॉडी में तो उसके हिसाब से खेलते हैं वो लोग, मतलब वो कंपाउंड्स। और कॉर्टिकोस्टेरॉन आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब चीजें बात करें तो एक्शन की बात करें, नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड इन नेचुरली ऑकरिंग स्टेरॉइड्स वेयर सिंथेटिक प्रिपरेशन आर अवेलेबल विद सिलेक्टिव एक्शन। तो ठीक है, तो हम समझ गए। यहाँ पे कोई डायग्राम वायग्राम तो ये तो मैकेनिज्म एक्शन है, ठीक है, समझ गए कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं, स्टिमुलेट ग्लाइकोजन डिपोजिशन इन लिवर एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड। तो अगर स्ट्रेस हार्मोन आपका बढ़ जाता है तो मसल वेस्टिंग होने लगती है, क्योंकि मसल वेस्टिंग से अमीनो एसिड से फिर ग्लूकोज बनेगा, अमीनो एसिड टूट के, और ये डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। फिर द नेट रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसीमिया, डिक्रीज टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। भाई शुगर बढ़ रही है तो क्या होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इसलिए स्ट्रेस वाले लोगों को डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं काफी। डायबिटीज में भी एक्सेजरबेटर, और मतलब डायबिटीज जिनको है उनको तो भाई ऑब्वियसली दिक्कत होगी। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है डायबिटिक्स में। फिर नीचे आते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो प्रोलॉन्ग यूज क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट, रीडिस्ट्रीब्यूशन कराता है बॉडी फैट का, दैट इज डिपॉजिट ओवर द फेस, नेक, शोल्डर, रिजल्टिंग इन मून फेस, बफेलो हम्प एंड फिश माउथ विथ थिन लिम्स। ठीक है, वो ऐसा एकदम आपके चेहरा ऐसा बढ़ रहा है और एकदम आपके हाथ एकदम सूखते जा रहे हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बफेलो हम्प, ऐसा एकदम आपको ऐसा हम्पीनेस फील हो रही है,
ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो इसलिए प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं किया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं करना चाहिए। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैटाबॉलिक होते हैं तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, है ना। मसल वेस्टिंग, लिम्फोलिसिस, थिनिंग ऑफ स्किन, लॉस ऑफ बोन मैट्रिक्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, वुंड हीलिंग, फाइब्रोसिस ऑल्सो इनहिबिटेड, मतलब वुंड हीलिंग भी आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो चीजें होंगी वो आप समझ गए होंगे। फिर ये क्या बता रहे हैं भाई अपने, शॉर्ट एक्टिंग और ये सब इतना, ये टेबल भाई तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम एक बार देख सकते हो, बाकी मैं कहूंगा कि अगर देखना है तो हाइड्रोकोर्टिसोन देख लो, प्रेडनिसोलोन देख लो। अब प्रेडनिसोलोन पे भी क्या है, डोजेस के साथ साथ ये थोड़ा सा चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। बाकी इतना ज्यादा अभी अगर एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि डेक्सा और बेटा मीथासोन पे क्या एक्शन होगा, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, यूज क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इस पे अपन इतना ज्यादा टाइम अभी नहीं लगाएंगे, कि टाइम की वैसे ही कमी चल रही है। और भाई टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फॉर डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस, तो डर्मेट मतलब अगर आप किसी भी डर्मा डिपार्टमेंट पे आपकी पोस्टिंग लगी और गए हो आप बाई चांस, तो आपको देखने को मिलेगा कभी आपका पाला पड़ा हो डर्मा के कोई कंडीशन से, तो आपको ये ड्रग्स काफी कॉमन देखने मिलेंगे टॉपिकल स्टेरॉइड्स के नाम पे, बेटामेथासोन, क्लोबेस्टॉल, हाँ, मोमेटासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेसोनाइट एक्सेट्रा। ठीक है, ये जितनी, हाँ भाई, ये है ना, ये वाली जो ड्रग्स हैं टॉपिकल स्टेरॉइड, ये मोस्टली तो ज्यादातर डर्मा में यूज की जाती है। फिर फार्माको मतलब क्या बोलते हैं, अपना इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वीक मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्शन कॉज सोडियम वाटर रिटेंशन, प्रमोट पोटेशियम एक्सक्रीशन, thus prolonged use of these may cause edema and hypertension. Some of the synthetic glucocorticoid, dexamethasone, betamethasone, triamcinolone या triamcinolone या एमसिनोलोन, जो भी तुमको प्रोनाउंस करना है, हैव नो सोडियम एंड वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में थोड़ा सा एक्शन होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड का, पर सिंथेटिक वालों में कोई ऐसा एक्शन नहीं होता। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, एंटी विटामिन डी एक्शन इसका होता है भाई। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ दीज ड्रग में लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज। तो भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को देखकर ही यूज करो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को खासकर। क्यों? इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, कैल्शियम लेवल घटेगा तो बोन भाई, बोन चुदने लगेगी, बोन मतलब वीक होते जाएगी, और ऑब्वियसली फिर झमेला आपका क्या होगा कि भाई आपकी बोन वीक होकर फ्रैक्चर हो सकती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट कर रहे हैं ऑस्टियोब्लास्ट को, ब्लास्ट क्या करते हैं, बोन फॉर्म करते हैं, और क्लास्ट तोड़ने वाला काम करते हैं, तो भाई ये तोड़ने वाली की एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे सोडियम वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी है इसकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नेचुरली, तो परमिसिव इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑफ chronic administration these drugs may cause hypertension and worsening of CCF, congestive cardiac failure, ये करा सकते हैं। झोंके आने चालू हो जाते हैं। स्केलेटल मसल की बात करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, वीकनेस ऑकर इन बोथ हाइपोकॉर्टिसिज्म एंड हाइपरकॉर्टिसिज्म, मसल वीकनेस एंड फटीग इन हाइपोकॉर्टिसिज्म ड्यू टू इनएडिक्वेट सर्कुलेशन। सर्कुलेशन नहीं मतलब आपको दर्द देना तय है, मसल फटीग मतलब मसल वीकनेस और फटीग तो आपको दोनों में ही होगा। हम्म पर होगा किस किस वजह से, ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि हाइपोकॉर्टिसिज्म तो आपका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है ग्लूकोज का एंड ब्लड का, तो ऑब्वियसली आपकी मसल्स थोड़ी वीक आपको फील होंगी, मसल पावर वीक फील होगी। और हाइपर कॉर्टिसिज्म में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया, क्योंकि पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ रहा है हाइपर कॉर्टिसिज्म में। अभी अपन ने देखे, अब पोटेशियम का एक्सक्रीशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये प्रमोट कर रहा है पोटेशियम एक्सक्रीशन को, तो हाइपोकैलिया क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। लॉन्ग यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में स्टेरॉइड मायोपैथी, ये स्टेरॉइड मायोपैथी भी होती है। ये सब ना मतलब ऐसा है कि घिसी पिटी अपने अभी बेसिक बेसिक हवा मतलब जीके वाली बात कर रहे हैं अपन। हाँ, सीएनएस पे जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैव नंबर ऑफ इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन सीएनएस थ्रू maintenance of blood pressure, blood glucose concentration, and electrolyte level. Direct effect on CNS and influence mood and behavior. Patient with Addison disease show depression, irritability, and psychosis. On other hand, glucocorticoid therapy can cause euphoria, insomnia, restlessness, and psychosis. GIT में जैसे बात करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते थे,
अपना गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करते थे। यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ गया, पेप्सिन सिक्रीशन बढ़ गया, और उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लोकल इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट हेलिकोबैक्टर पायलोरी, एच पायलोरी के अगेंस्ट जो लोकल रिस्पॉन्स अपना क्रिएट रहता है स्टमक पे, वो कम हो जाता है। एंड इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के प्रोलॉन्ग थेरेपी वालों पे आपको एच पायलोरी का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ब्लड एंड लिम्फोइड टिश्यू, तो मतलब ये सब अपन सिस्टम पे ही भाई स्टेरॉइड कहाँ कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड खासकर। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट, ईसनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, तो यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी है। Due to distribution of cells, they have a marked lympholytic action, therefore used in lymphomas and leukemias. Lymphoma, leukemia में अगर मतलब obviously acute lymphocytic leukemia है, या जब आपका कैंसर हो रहा है, ब्लड कैंसर हो रहा है, तो उसमें आपको जरूरत पड़ सकती है स्टेरॉइड की। पर ऑब्वियसली अगर नॉर्मल पर्सन पे आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो उसकी वजह से आपको भाई उसका इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम होते चल जाएगा, क्योंकि उसके पास ये सेल्स ही नहीं, WBCs की कमी हो गई एंड इन्फेक्शन से वो लड़ नहीं सकता। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, सबसे ज्यादा जरूरी अपन जिसके लिए यूज करते हैं अगर स्टेरॉइड को देखा जाए तो वो है पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट। दे प्रिवेंट और सप्रेस द क्लिनिकल फीचर ऑफ इन्फ्लेमेशन जैसे रेडनेस, हीट, पेन एंड स्वेलिंग। इसीलिए इस चक्कर में इसको यूज करते हैं। टिश्यू लेवल दे सप्रेस द अर्ली फिनोमेना, कैपिलरी permeability, edema, cellular infiltration, and phagocytosis, and late responses like capillary proliferation, collagen deposition, fibroblast activity and scar formation। तो ये सब जो है ना, ये जितना भी इसमें लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में तुम्हारी पैथोलॉजी के मतलब जो फर्स्ट सेकंड जो यूनिट्स है ना, उस पे उसका सार है कि भाई स्टेरॉइड करता क्या है। मेम्ब्रेन, ये एक्चुअली में मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोलाइपिस A2 होता है जो कि एराकिडोनिक एसिड, साइक्लोऑक्सीजनेज जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है, लाइपोक्सिनेज से ल्यूकोट्राइन्स। तो भाई अपन को इन्फ्लेमेशन को रोकना है, इन्फ्लेमेशन पे स्टेप्स आती हैं, तो अगर इसके लिए लाइपोकॉर्टिन फॉस्फोलाइपिस A2 को एक्टिवेट करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा भाई, ओ सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, लाइपोकॉर्टिन इनहिबिट करता है फॉस्फोलाइपिस A2 को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भाई इस लाइपोकॉर्टिन को जगाएगा। अभी आगे देख लेते हैं। इंड्यूस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस अ प्रोटीन कॉल्ड लाइपोकॉर्टिन व्हिच inhibits phospholipase A2, hence PEG मतलब prostaglandin, leukotrienes and platelet activating factor are not formed। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या कर रहे थे भाई, इन्फ्लेमेशन पे मदद कर रहे थे। हाँ, ल्यूकोट्राइन्स अपने इन्फ्लेमेशन और टिश्यू कलेक्शन मतलब टिश्यू डेब्री फॉर्म करने में मदद कर रहे थे। ये सब अपने पैथो में अच्छे से पढ़ा है, पैथो फर्स्ट मतलब पैथो 1 पे। प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस लाइक interleukin 1, 6, TNF, tissue necrosis factor alpha necessary for initiating inflammation is inhibited। तो inhibition कर देता है भाई inflammation activation का, inflammation acute inflammation pathway का ये inhibition कर देते हैं स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स खास करके। और इसीलिए अपन इसका वाइडली यूज करते हैं। इसका एक्चुअल जो काम है वो यहीं पे आता है। कीमोटैक्सिस सप्रेस्ड हो जाती है, मतलब ये सारी स्टेप्स है कीमोटैक्सिक स्टेप्स, मतलब WBC साइड आता है। हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेबलाइज लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, प्रिवेंट रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिकेटर्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस एडिशन मॉलिक्यूल्स, एंडोथेलियल, सब ये पैथो वाली चीज है। ठीक है, तो इसने पैथोलॉजी नहीं पढ़ी भाई, तो पढ़ो जाके, तुम समझ जाओगे इजीली। मैं इस पे इसलिए इतना टाइम नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि इतना टाइम है नहीं, तो मैं पैथो अभी नहीं, फार्मा पढ़ रहे हैं अपन। इम्यूनो सप्रेसेंट इफेक्ट क्या होता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोकाइन बनता है, लिम्फोकाइन से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। बी लिम्फोसाइट इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, उससे ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। टी वाले सेल मेडिएटेड CMI और बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी से रिलेटेड पूरा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेंगे, इनहिबिट बोथ T cell and B cell lymphocyte function and this result in impairment of humoral cell mediated immunity। अब इससे होगा क्या कि भाई inhibiting the production of cytokines, including tissue necrosis factor alpha and interleukin, suppress all type of hypersensitivity and allergic reaction। तो जब hypersensitivity या एलर्जी होती है ना किसी को, तो स्टेरॉइड प्रेफर किए जाते हैं। हाँ, क्योंकि भाई अपन को कम करना है। पर अगर कोई व्यक्ति का नॉर्मल व्यक्ति है और उसको आप स्टेरॉइड दे रहे हैं, प्रोलॉन्ग क्रॉनिक स्टेरॉइड की थेरेपी चल रही है, तो ऑब्वियसली उनका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद उनको और भी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कैच कर सकती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। सिंगल डोज ऑफ पर्टिकुलर
practically harmless होता है, rather a life-saving drug in condition like anaphylactic shock and acute adrenal insufficiency. Use of glucocorticoids in supraphysiological doses for more than 2 to 3 weeks, 2 से 3 वीक तक के आप अगर उसको एक अपने बॉडी के डोज से ज्यादा दोगे तो कॉज अ नंबर ऑफ अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स। एक सेकेंड, क्या हुआ भाई? किसी में कोई कीड़ा चल रहा है। हम्म, अब एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो ये तो अपन ने देख लिया। मोस्ट ऑफ द एडवर्स इफेक्ट आर एक्सटेंशन ऑफ दीज फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। मेटाबॉलिक इफेक्ट में क्या हो रहा है? हाइपरग्लाइसीमिया, एग्रीवेशन ऑफ प्री एक्सिस्टिंग डायबिटीज, कशिंग हैबिटस, एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रीब्यूशन, you cause peculiar features with moon phase, buffalo hump and thin limbs, GI peptic ulceration, hemorrhage perforation हो सकता है, salt and water retention। ठीक है, तो ये सब जो अपन ने अभी पूरी बात की है ना शुरू से अभी तक की, वही चीज चल रही है, उसी को इन्होंने और अच्छे से बताया कि ये स्टेरॉयड ट्रीटमेंट के हाइपोकैलेमिया कराएगा। तो आप चाहो तो इसको खुद भी पढ़ सकते हो। बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ग्रोथ रिटार्डेशन चिल्ड्रन, मोर कॉमनली डेक्सामेथासोन एंड बेटामेथासोन। हाँ, आईज में ग्लाउकोमा एंड कैटरैक्ट में ऑकरन प्रोलॉन्ग थेरेपी। सीएनएस पे बिहेवियरल डिस्टर्बेंस लाइक नर्वसनेस, इंसोम्निया, मूड चेंज। लॉन्ग टर्म थेरेपी, इम्यून सप्रेशन हो रहा है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे फंगल में कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकोसिस, वायरल में हर्पीज, वायरल हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल रिएक्टिवेशन, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, ये सब चीजें आती है। फिर हाइपोथैलेमिक एक्सेस, मतलब एचपीए का जो एक्सेस चल रहा है उसको सप्रेशन कर दिया। तो सबसे मोस्ट डेंजर साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपीज एचपीए एक्सेस सप्रेशन। लॉन्ग टर्म यूज से क्या हो जाएगा कि भाई अब आपका जो एचपी एक्सेस है वो पूरा उसका कोऑर्डिनेशन ऐसी तैसे हो गया, वो चुद गया। तो भाई flaring up for like withdrawal symptom like fever, myalgia, arthalgia, malaise, acute adrenal insufficiency on exposure to stress, which manifests as anorexia, nausea, vomiting, abdominal pain, hypertension, dehydration, hyponatremia, hyperkalemia, सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, एंड मिनिमाइज सप्रेशन में पॉसिबल टॉपिकल यूज प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू इंट्रामस्कुलर। शॉर्ट और इंटरमीडिएट एक्टिंग स्टेरॉइड्स को ज्यादा यूज किया जाएगा एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स से, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। हाँ, गिव स्टेरॉइड इज अ सिंगल मॉर्निंग डोज एट 8 AM if the daily dose is high. Administer 2/3 of the dose इन द मॉर्निंग एंड 1/3 इन द इवनिंग। मतलब आप डोज को तोड़ दो, ठीक है, एकदम एक बार में पूरा डोज मत दो, तोड़ दो आप, 2/3 कर लो और 1/3 इस तरह से। एंड मिमिक एंडोजेनस हार्मोनल लेवल एंड मिनिमाइज चांसेस ऑफ एचपी एक्सेस सप्रेशन। ये कर क्यों रहे हैं पर 2/3 हाफ आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि भाई सुबह मॉर्निंग पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड खास का लेवल होता है अपने ब्लड में, वो पीक करता है, और इवनिंग के टाइम पे, है ना, पीक इवनिंग के टाइम पे ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ये मतलब कम हो जाता है। इसलिए अपन उस हिसाब से दे रहे हैं, 2/3 सुबह दे रहे हैं और 1/3 अपन शाम को दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया तुमको कि ऐसा कर क्यों रहे हैं? ताकि अपन मिमिक कर पाए एंडोजेनस हार्मोनल लेवल्स जो अपने साइकिल चल रहे हैं उस हिसाब से। ट्राई अल्टरनेट डे स्टेरॉइड थेरेपी इन क्रोनिक कंडीशन लाइक ब्रोंकियल अस्थमा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिस्टमिक lupus erythematosus. Withdrawal of steroid after long term more than 2 weeks treatment should be very slow to allow recovery from normal adrenocortical function। ठीक है, तो ये डोज स्टेरॉइड जब भी देते हैं और जब उसको बंद करना रहता है तो उसके लिए टेपरिंग करते हैं कि भाई आप एकदम से स्टॉप नहीं करते हो, उससे एचपीए जो है अपना हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस वो चुट जाएगा। अपन करते हैं कि भाई अगर मान लो 1 mg अपन किसी को ड्रग दे रहे थे तो टेपर करने के लिए अपन उसको 2 से 3 दिन तक, 3 या 4 दिन 0.5 mg चलाएंगे, फिर धीरे से 0.5 से अपन 0.25 में गए, फिर 0.25 से अपन 0.1 में गए, और फिर इस तरह से स्टॉप करते हैं। हाँ, तो इट विल टेक डेज टू वीक और इवन लॉन्गर फॉर एचपी एक्सेस टू रिकवर आफ्टर स्टॉपेज ऑफ थेरेपी। ड्यूरिंग दिस पेशेंट period, patient will require treatment with steroid on exposure to stress. If a patient on long term exposure to stress like infection, major injury, major surgery, the dose of steroid, ये सब इतना नहीं, ये कुछ काम का भी अपने लिए नहीं है इस हिसाब से। थेरेपेटिक यूसेस क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के? रिप्लेसमेंट थेरेपी में एक्यूट एड्रेनल इंसफिशियंसी हो गई, तो मेडिकल इमरजेंसी है, ट्रीटेड विद IV intravenous hydrocortisone and IV normal saline with 5% glucose to correct fluid and electrolyte balance imbalance precipitating cause trauma, infection, hemorrhage should be treated। ये सब चीज आती है। सेकंड में माउस को क्या हो गया? फिर क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी की बात करते हैं तो ओरल हाइड्रोकोर्टिसोन से अपन
इसे ट्रीट करते हैं। 2/3 अपन जो डेली डोज है तो 2/3 अपन मॉर्निंग पे देंगे और 1/3 अपन इवनिंग पे देंगे, अलॉन्ग विद एडिक्वेट सॉल्ट एंड वाटर। एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम एंड एड्रेनल विरिलिज्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हेल्पफुल होती है। सप्रेशन ऑफ पिट्यूटरी एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सप्रेस हो जाता है, विच इन टर्न रिड्यूस एड्रेनल एंड्रोजन्स हाईली पोटेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लाइक डेक्सामेथासोन इज यूज्ड। ठीक है। नॉन एंडोक्राइन डिजीज कौन कौन सी, ये 3 थी जो एंडोक्राइन वाली थी। रिप्लेसमेंट थेरेपी में अपन इसको यूज कर रहे हैं कि भाई कमी हो गई तो अपन को बाहर से देना पड़ेगा। पर यहाँ पे अब जैसे नॉन एंडोक्राइन में क्या क्या आ गया अपना, मेनली इसका अपन नॉन एंडोक्राइनल अगर कुछ है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनो सप्रेसेंट इफेक्ट के चक्कर में अपन इसको यूज कर रहे हैं, और एंटी एलर्जिक लिम्फोसाइटिक लिम्फोलाइटिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसीलिए। rheumatoid arthritis produce an immediate and dramatic symptomatic relief in rheumatoid arthritis but do not halt progression of the disease। स्टेरॉइड halt नहीं करते। स्टेरॉइड ऐसा नहीं कि आपके बीमारी को पूरी तरह से क्योर कर देंगे, वो उनके असर को सप्रेस कर देते हैं। मतलब अगर कोई चीज मैनिफेस्ट हो रही है उसको, अगर कोई चीज मैनिफेस्ट हो रही है जिसकी वजह से आपको सूजन हो रही है तो वो सूजन को घटा देंगे तो आपको लगेगा कि आप ठीक हो रहे हो, पर ऐसा नहीं है। हाँ, बाय देयर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स दे डिक्रीज द स्वेलिंग रेडनेस, डिक्रीज क्या कर स्वेलिंग रेडनेस पेन इंप्रूव मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन प्रिफर्ड। स्टेरॉइड का एडजंक्ट टू नॉन स्टेरॉइडल, ये एनसेड्स एंड डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स डीमार्ड्स। तो एडजंक्ट की तरह स्टेरॉइड को यूज किया जाता है। एडजंक्ट क्या होता है, वही कि भाई सपोर्टिंग रोल पे अपन इसको दे रहे हैं, तो एनसेड्स के साथ भी देखते हैं, या फिर डीमार्ड्स जो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं। ये तुमसे डीमार्ड्स व्हाट आर डीमार्ड्स पूछ सकते हैं, तो ये तुमको पता होना चाहिए। मैं बहुत पुराने लेक्चर्स में, मतलब अब इस प्लेलिस्ट के लेक्चर्स में मैंने कवर कर चुका है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं। रेयरली यूज्ड इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इज रिकमेंडेड फॉर एक्यूट एपिसोड्स इन्वॉल्विंग 1 or 2 जॉइंट्स। रूमेटिक फीवर में इसका यूज कर सकते हो भाई। गाउट में इसका यूज कर सकते हो। तो एक बात चाहो तो तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हें पढ़ना है, बट एटलीस्ट नाम तुम्हें पता होना चाहिए। प्रोड्यूस मोर सिम्टोमेटिक गाउट में तुम इसका यूज कर रहे हो। एलर्जिक डिजीजेस बाप रे, कहाँ तक के भाई, अभी अभी इंसुलिन है ना। हाँ, एलर्जिक डिजीज जिसके लिए अपन इसको काफी यूज करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन सच एज हे फीवर, रिएक्शन टू ड्रग, यूट्रिकेरिया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एंजियोनेफ्राइटिक एडीमा, एनफ्लेक्सिस कैन बी सप्रेस बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इसलिए सीवियर एक्शन एनाफिलैक्सिस, तो इसलिए भाई एनाफ्लैक्सिस में भी इसका यूज करते हैं। बट हाँ, ये हे फीवर और माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन पे अपन एंटीहिस्टामिन्स को प्रिफर करते हैं एज कम्पेयर टू ये स्टेरॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये सब देने से। क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसका स्लो ऑनसेट एक्शन है, और इतना सीवियर अगर नहीं है, बहुत ज्यादा अ, एकदम झमेला नहीं हो रखा है, तो भाई अपन को जरूरत नहीं है इसको देने की। ब्रोंकियल अस्थमा की बात करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स, रिड्यूस म्यूकोजल edema and bronchial hyperreactivity, help to prevent and reverse tolerance to beta 2 agonist in acute severe asthma. IV hydrocortisone is along with nebulized beta 2 agonist ipratropium bromide। आई थिंक मेरे को जितना याद आ रहा है कि जब मैंने अस्थमा पढ़ाया था, अस्थमा के बारे में जब बता रहा था ना, तो उस पे ये सब चीज अपन ने बात कर चुके थे कि IV हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। हाँ, chronic asthmatic needs steroid, it's better to give inhalational preparation like beclomethasone या budesonide या fluticasone because they cause minimal systemic adverse effect। अभी अगर आईवी के थ्रू दोगे तो ज्यादा सिस्टमिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे अपन को। कोलेजन डिजीज में क्या हो जाता है, कोलेजन डिजीज जैसे पोलियोमायोसाइटिस, पॉली आर्टराइटिस नोडोसा, polymyalgia rheumatica, dermatomyositis can be controlled with large doses of glucocorticoid। steroid with negligible salt and water retaining properties preferred की जाती है। तो ये कोलाजन डिजीज में अपन इसका यूज करते हैं। रीनल डिजीज के, हाँ, हाई डोज लार्ज डोजेस में रीनल डिजीज में अपन इसको फर्स्ट लाइन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। ऑक्यूलर डिजीज की बात करते हैं। फ्रिक्वेंटली यूज टू सप्रेस इन्फ्लेमेशन इन द आईज एंड दस प्रिवेंट डैमेज टू विजन, तो इसलिए ऑक्यूलर डिजीज में भी अपन इनको देते हैं। हाँ, सच में भी एक अलग अलग वे है। स्टेरॉइड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हर्पीस सिम्प्लेक्स कैरेटाइटिस एंड ऑक्यूलर इंजरीज में, और हर्पीस सिम्प्लेक्स कैरेटाइटिस में नहीं देंगे। हेलो हेलो हेलो। कहाँ थे भाई अपन? हाँ, स्किन डिजीजेस पे भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या है, रिलीव
इचिंग, पेन, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी एंड डर्मेटोसिस, तो वही सारी एलर्जिक और जितना मेनली अपन इसके लिए यूज करते हैं। मिनिमम सिस्टमैटिक इफेक्ट, टॉपिकल स्टेरॉइड प्रिफर्ड, सिस्टमैटिक थेरेपी कंडीशन, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, डर्मेटोमाइसाइटिस, पेम्फिगस वल्गैरिस, इन पे अपन यूज करते हैं खासकर। सोरियासिस, केलॉइड्स एंड हाइपरट्रोफी स्कार्स आर समटाइम्स ट्रीटेड बाय इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में बात करते हैं, ऑटोलाइटिक हेमोलाइटिक एनीमिया टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो बहुत डिटेल में भी नहीं तो एटलीस्ट तुमको ये जो 10 मतलब ये 10-15 जो डिजीज दिए ना, इसके नाम भी लिख दोगे तो काफी काम चल जाता है तुम्हारा। एंड एक दो के बारे में तुम थोड़ा सा डिटेल बता दो। इट्स नॉट कि तुमको 10 के 10, तुमने अगर मान लो 10 चीजें लिखी, जरूरी नहीं कि पूरे 10 को एक्सप्लेन करो। 10 में से 3-4 को एक्सप्लेन कर दो जो तुमको याद भी हो, बाकी के नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिवनेस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेरिब्रल मीडियमा डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज एंड brain tumors, metastatic lesion, tubercular meningitis, least effective when the cerebral edema is due to head injury, तब ये लीस्ट इफेक्टिव होंगे। स्टेरॉइड विदाउट सॉल्ट एंड वाटर टेनिंग एक्टिविटी, डेक्सामेथासोन इज प्रेफर्ड। इंटेस्टाइनल डिजीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज कर लो भाई। हाँ, टॉक में प्रॉम्प्ट टेंडेंसी आईवी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि ये वही ना, मतलब ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा है, ये ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा रेस कर रहा है, सब चीजें कर रहा है, तो भाई अपन को जरूरत है शॉक पे। शॉक में तो मतलब जरूरी नहीं है ना कि शॉक में होता क्या है, आपका हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है। अब यहाँ पे सेप्टिक शॉक पे खासकर अपन ध्यान दे रहे हैं कि सेप्टिक शॉक पे अपन आईवी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज करें, बट नॉर्मल शॉक पे भी यूज कर सकते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक पे भी। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे अपन इसको यूज कर सकते हैं, हाइपरकैल्सीमिया में यूज कर सकते हैं। अदर यूजेस बेल्स पाल्सी, एक्यूट पॉलीन्यूराइटिस, मायोटोनिया। डेक्सामेथासोन कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एचपीए वही है ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड ये से क्या था, एक्सेस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस फंक्शन। आवाज ठीक आ रही है? हाँ। फिर आते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन की भाई कहाँ पे रिलेटिवली यूज नहीं करना है। हाइपरटेंशन पे, डायबिटीज मेलाइटस, पेप्टिक अल्सर, टीबी, हर्पिस सिम्प्लेक्स एरिडाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, एपिलेप्सी, साइकोसिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, रीनल फेलियर, ग्लाउकोमा, तो ये सब अपन को बहुत ही लॉजिकल है कि भाई क्यों नहीं यूज करना है। इस पे अपन ने ऊपर पूरी बात कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, विल मिथाइल और मीफेप्रिस्टोन, तो अपन मीफेप्रिस्टोन को देख लो। एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन एंड इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इट इज यूजफुल इन एड्रिनल कार्सिनोमा। तो ये मीफेप्रिस्टोन देख लो, ये मेटापायरोन, ये मेटायरापोन को कोई नहीं पूछ रहा अभी तुमसे। फिर मेन बात करते हैं जो कि अब फिर से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आता ही आता है, और वो है अपना इंसुलिन एंड ओरल एंटीबायोटिक एजेंट्स, यानी कि इंसुलिन और एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात करते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया होगा ड्यू टू एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन या तो कम ही बन रहा है, या फिर इंसुलिन है पर आपके रिसेप्टर चुल गए हैं, ये सब चीजें आती हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इटियोलॉजी इम्यूनोलॉजिकल इडियोपैथिक होती है व्हेन मोर देन 90% ऑफ बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटो इम्यून प्रोसेस। ये 15 साल, ये टाइप 1 जो है वो बच्चों में होता है। ये सब तुम बहुत पढ़ते हुए आ रहे हो, ये सब तुम पैथोलॉजी में पढ़ते हुए आ रहे हो, सब में पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इतना ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन एसेंशियल होता है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वाले को मतलब आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टाइप 1 तो दो तरह के डायबिटीज होते हैं। डायबिटीज मेलाइटस होता है और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस में भी दो टाइप हो जाते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। और भी इसके सब टाइप्स होते हैं, जेस्टेशनल एंड ये सब पूरे क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि तुम अभी आगे पढ़ोगे। अभी जैसे तुम थर्ड ईयर में आओगे तुम्हारा डायबिटीज काफी बढ़ जाएगा। ये आई थिंक सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में भी डायबिटीज काफी ज्यादा अच्छे से दिया है, सिर्फ टाइप 1 टाइप 2 में नहीं, और भी चीजें होती है। जेस्टेशनल होता है, और मतलब क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक भी होता है, जहां तक कि मेरे को ध्यान है। क्लासिफिकेशन उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, एंड काफी आई थिंक 4 तरह के डायबिटीज के बारे में जिक्र है कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे 5 तरह के, तो उसको तुमको अच्छे से देखना है। पर यहाँ पे फार्मा में अपन जितना अपन को काम है वो है अपना टाइप 1 और टाइप 2 एंड डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। इंसिपिडस में तो यूरिनरी फंक्शन पूरा आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब आपको बार 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 एडीएच उसमें कम सिक्रीट होता है, तो आपको बार 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 आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। बहुत ही वाहियात डिजीज में से एक है वो इंसिपिटस। खासकर उसका कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री या कुछ पेशेंट की कुछ फाइल्स भी थी नेशनल ज्योग्राफिक पे कहीं पे, तो काफी अच्छे से वो पेशेंट, मतलब पेशेंट की ना नींद उड़ी रहती है, क्योंकि भाई आप सो ही नहीं पाते हो। बार बार आप सोने की कोशिश करोगे, फिर आपको 2-3 घंटे में यूरिनेशन के लिए जाना है, हर 2 घंटे 3 घंटे में, एंड बहुत ज़्यादा वो दिक्कत होती है। तो
फिर लोग वही यूज करते हैं, यूरिन बैग या ऐसा कुछ कुछ चीजें। हाँ, फिर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 के बारे में बात कर लिए अपन, मेन फोकस पे आते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है। तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस इसमें मच मोर पावरफुल होता है। हाँ, कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डायबिटीज यही है, ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, अंडर एक्टिविटी एंड एजिंग मेन रिस्क फैक्टर्स है। ठीक है। इंक्रीज हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड रेजिस्टेंस टू टारगेट टिश्यूज एंड एक्शन ऑफ इंसुलिन। हार्मोन कौन कौन से होते हैं? पैनक्रियास के 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। तो पैनक्रियास के तुमने एनाटॉमी देखी होगी, तो उसमें जैसे बीटा सेल जो कि इंसुलिन निकाल रहा है, अल्फा वाला ग्लूकागॉन। हाँ, ये डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन जो कि ग्रोथ को स्टॉप करता है, और एक एफ या पीपी सेल जिसको बोलते हैं, वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकालता है। तो ये एफ वाले की तो बहुत कम ही चर्चा होती है हर जगह। ठीक है। इंसुलिन पे तो ये मेन तो क्या है कि भाई ये सब तुम पढ़ते आ रहे हो। प्रो इंसुलिन में क्या होता है, ये ए और ये ए चेन है, ये बी चेन, ए चेन है, बी चेन है, और ये सी पेप्टाइड है। सी पेप्टाइड अगर हटेगा तभी जाके अपना इंसुलिन काम का है, नहीं तो अपना कोई काम नहीं आएगा ये। तो ये इंसुलिन इज फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड फ्रॉम प्रो इंसुलिन बाय प्रोटियोलाइसिस। ये प्रोटियोलाइसिस से ये चीज टूटती है, ये बॉन्ड टूटेगा और ये सी पेप्टाइड अलग होके ए और बी जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो दीज टू चेन्स आर कनेक्टेड बाय ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस से कनेक्टेड रहते हैं ये सब। और क्या, सी पेप्टाइड कनेक्टिंग पेप्टाइड कैन प्रोड्यूस इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस, तो इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस भी क्रिएट करता है। सब ठीक चल रहा है ना? ठीक है। रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन, तो सिक्रेशन रेगुलेटेड बाय केमिकल, न्यूरल, हार्मोनल मैकेनिज्म। केमिकल में ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड इन द ब्लड स्टिमुलेट बीटा सेल टू बीटा सेल रिलीज इंसुलिन। इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कॉजेज, ये सब चीजें होती हैं। रिलीज ऑफ गट पेप्टाइड incretins like GLP, glucagon like peptide and glucagon dependent। ये सब मैं पढ़ के क्यों बताऊं मैं तुमको, इसमें देखो, ध्यान से देखो। तुम्हारे जीआई टैग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है। ठीक है, तुमने खाना खाया, ये तीन चीजें हैं। प्रोटीन टूटा अमीनो एसिड पे, कार्बोहाइड्रेट ब्लड ग्लूकोज पे, फैट टूटे फैटी एसिड पे। ठीक है। अब ये जीआई हार्मोन्स जो है, अब ये एक्ट करेंगे। जीआई हार्मोन्स क्या करेंगे भाई? बीटा सेल ऑफ जो अपने आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस है, जो कि पैनक्रियाज में है, ये पैनक्रियाटिक आइलेट में जो बीटा सेल्स हैं, ये जीआई हार्मोन्स भी इसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। ये सब खाना उसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। हाँ, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व, वेगस नर्व है, जो उसको पॉजिटिव फीडबैक दे रही है कि भाई इंसुलिन निकालो। और इंसुलिन निकला तो इंसुलिन आगे का काम करेगा। ठीक है। इन सबको, अमीनो एसिड को अपने मसल्स में पहुंचाता है, ब्लड ग्लूकोज को यू जहाँ यूटिलिटी सेल्स के अंदर पहुंचाएगा, फैटी एसिड्स को अपने ठिकाने पे पहुंचाएगा। ये सब चीजें होंगी। एंड सिंपैथेटिक भाई, ऑब्वियसली देखो, सिंपैथेटिक इनहिबिट क्यों हो रहा है? अब मान लो भाई, तुमने खाना खाया और अचानक से तुम्हारे पीछे एकदम ना शेर आ गया, कुत्ता पीछे पड़ गया, जैसा भी मान लो। तो तुम्हारा पेट तब ये नहीं सोचेगा कि भाई मेरे को खाना डाइजेस्ट करना है, वो एड्रीनल सिंपैथेटिक फंक्शन एक्टिव हो जाएंगे। एंड एड्रेनलिन एड्रेनलिन निकल के ब्लड ग्लूकोज अंदर लेने की बात नहीं करेंगे, मतलब अपन जो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर नहीं पहुंचाएंगे इससे। अपन जाएंगे कि भाई मसल वसल से जितना भी ग्लाइकोजन है, ये सब टूट टाट के भाई अपने पास है, अपन को क्योंकि भागना है। समझ रहे हो? इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तब ये इनहिबिट हो रहा है। अब ये भाई साहब ने क्या, इंजेक्शन आप करते हो न्यूट्रिएंट का, तो ये क्या करते हैं, गट पेप्टाइड जैसे कि इनक्रेटेंस में जीएलपी 1, ये जीआई हार्मोन्स के बारे में बता रहा है। गट पेप्टाइड में ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो ये जीआई हार्मोन्स का इसलिए में नाम है जीएलपी 1 और जीआईपी। ये तुम फिजियोलॉजी में भी आई थिंक पढ़े होगे, फिजियोलॉजी जीआईटी में। Oral nutrients including glucose are more effective in stimulating incretin secretion as compared to IV infusion। तो ठीक है, ये सब अपन को नहीं देखना। न्यूरल में बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक फाइबर सप्लाई द आइलेट सेल्स। ठीक है। अब वही कि भाई एड्रेनर्जिक बीटा 2 स्टिमुलेशन इंक्रीज इंसुलिन रिलीज एंड ब्लड ग्लूकोज फॉल। एड्रेनर्जिक अल्फा 2, तो अब भी मैंने जो बताया कि भाई पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स करेगा तो ऑब्वियसली आपके ब्लड ग्लूकोज इजीली सेल्स के अंदर जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाते हैं। खाना खाने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि भाई ब्लड एकदम पूरा आपके जीआई सिस्टम की तरफ पहुंच जाता है, एंड देन वो चाह रहा है कि सेल्स के अंदर पहुंच जाए खाना आपका, खाना सॉरी ग्लूकोज पहुंच जाए अंदर। एक सेकेंड। ठीक है, चल रहा है ना? और अब ये एड्रेनर्जिक अल्फा 2 के बारे में मैंने अभी बताया कि भाई होता क्या है क्या नहीं। हार्मोनल की बात करते हैं तो हार्मोन्स के हिसाब से देखो, ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है? सिर्फ इंसुलिन है।
अपना नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज ये 6.1 to 7 मिली मोल पर लीटर, या फिर ये सबसे अच्छा ये ध्यान रखो ब्लड फास्ट मतलब ब्लड ग्लूकोज। वैसे फास्टिंग पे अगर ये फास्टिंग बोल रहा है तो ये और इसमें थोड़ी सी रेंज ऊटपटांग है, क्योंकि एक्चुअली में नॉर्मल रेंज की बात कर रहा है, मतलब पोस्ट प्रांडियल या फास्टिंग तो नहीं बोल रहे, क्योंकि फास्टिंग आई थिंक 70 या 75 टू 110 या 120 का राउंड रहती है। थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, पर कोई नहीं, इसको तुम और अच्छे से एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि ये तो मेरे को ध्यान है कि ये नॉर्मल मतलब पोस्ट प्रांडियल बोलो या फिर नॉर्मल बोल सकते हो कि आपने कुछ खाया उसके 2-3 घंटे बाद आपको ऐसी रीडिंग देखने को मिले। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स क्या होते हैं? ग्रोथ हार्मोन है, हाँ, थायरोक्सिन है, ग्लूकागॉन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, कैथेकोलामीन्स है। ये 5 मिल गए यहाँ पे इंसुलिन को छोड़ रहे हैं भाई। यहाँ पे गैंग वैंग चल रहा है कि हाइपोग्लाइसेमिक एक ही है, हाइपरग्लाइसेमिक इतने सारे हार्मोन्स है, तो इनमें से कोई भी एबनॉर्मेलिटी शो करता है तो भाई इंसुलिन को उसकी चीज भुगतनी पड़ती है। ठीक है, एंड अगर कोई चीज ओवर सिक्रीट होगी तो इंसुलिन भाई, इंसुलिन के साथ बहुत दुर्व्यवहार होगा। ठीक है, पूरी बॉडी की ऐसी तैसी हो जाएगी। वेन एवर देर इज हाइपोग्लाइसीमिया द काउंटर रेगुलेटर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टेंड टू रेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ऑब्वियसली अगर इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होने लग गया तो फिर इनको इनमें से ग्लूकागॉन उठेगा, थायरोक्सिन उठेगा आपके बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन उठ भी सकता है अगर आप ग्रोइंग एज पे हो तो, हाँ, कैटेकोलामीन्स ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ये सब वही बात है ना, ये द्वंद्व युद्ध लड़ रहे हैं एक साथ 5 पे 1। तो एक्शन ऑफ इंसुलिन तो आप समझ गए होंगे कि भाई क्या क्या इसके एक्शंस हैं। ठीक है, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंट्री ऑफ ग्लूकोज और कोडिपेंडेंस है सब नहीं। इंसुलिन इनहिबिट हेपेटिक ग्लाइकोजेनलाइसिस, ये सब तुमको पता है, तो इसलिए मैं ना इस पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा। इंसुलिन एनहांस करता है एंट्री ऑफ अमीनो एसिड इनटू मसल्स एंड सेल्स। तो भाई प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन से जो अमीनो एसिड बनता है, इंसुलिन ऑब्वियसली उसको मसल्स के अंदर पहुंचाने में मदद करेगा। प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, इन मसल ग्लाइकोजेनेसिस, हेपेटिक एंड मसल ग्लाइकोजेनेसिस। ऑल्सो प्रमोट द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड पोटेशियम अपटेक इन अप टू द सेल्स। तो ये सब कर रहा है भाई, एलिमेंट्री एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए, जो लिवर में अपना ग्लाइकोजन सेव है उसको तोड़ना नहीं है, तो इंसुलिन उसको बोल रहा है कि रुक जाओ, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज नहीं बनाना पहले से। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस पे भाई अपना मदद कर रहा है इंसुलिन, लाइपोजेनेसिस में मदद कर रहा है, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज में मदद कर रहा है। तो ये इंसुलिन का एक्शन तुमको बहुत अच्छे से रटे हुए हैं पहले से। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ इंसुलिन की बात करते हैं, बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर से ये बाइंड करते हैं और सेल मेम्ब्रेन की। फिर इसमें रिसेप्टर पे 2 सब यूनिट होती है, अल्फा एंड 2 बीटा। There is alpha subunits are entirely extracellular, whereas the beta units are transmembrane protein with tyrosine kinase activity. Binding of insulin अल्फा पे बाइंड करेगा, है ना, एक्टिवेट करेगा टायरोसिन काइनेस की एक्टिविटी को, एंड देन उसके बाद ग्लूकोज अंदर जाएगा। ठीक है, बीटा यूनिट रिजल्टिंग इन फॉस्फोरिलेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ द रिसेप्टर। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ फॉस्फोरिलेशन, मतलब क्या चल रहा है, फॉस्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन चल रही है। बहुत इन डेप्थ में आपसे बहुत रेयर है कि इंसुलिन का कोई एक्शन आपसे अभी पूछे, मेडिसिन पे हो सकता है, मेडिसिन पे पूछ सकता है, पर ज्यादातर अपन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्रग्स होती है ना, इंसुलिन और ओरल एंटीबायोटिक एंटी डायबिटिक ड्रग्स, उस पे ज्यादातर फोकस रहता है, उसी पे मोस्ट ऑफ द टाइम उसी पे क्वेश्चन आता है, लाइक 95% टाइम तो यही होता है। एमपीएमएससी के हिसाब से हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी थोड़ी अलग हो, थोड़ी विचित्र हो, तो आप उस हिसाब से भी इसे पढ़ सकते हो। तैयारी रखो अपनी पूरी, और एक बार पढ़ लो तो एटलीस्ट तुमको बाद में भी जब रिवाइज करोगे, जैसे कि मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ, मेरे लिए रिवीजन ही चल रहा है फाइनल ईयर पे आके, तो वो तुमको थोड़ा सा काम आएगा कि ओके ये चीज़ें होती हैं, एंड काफ़ी अच्छा मतलब इंप्रेशन रहता है तुम्हारा भी और नॉलेज भी। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, इंसुलिन डिस्ट्रॉयड बाय प्रोटीलाइटिक एंजाइम इन द गट, हैंस नॉट इफेक्टिव इन ओरली। इंसुलिन एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली देते हैं, बट इन इमरजेंसीज रेगुलर सॉल्युबल इंसुलिन इज गिवन बाय आईवी रूट। आफ्टर आईवी इंजेक्शन सॉल्युबल इंसुलिन रैपिडली मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर एंड किडनी विद अ हाफ लाइफ ऑफ 6 मिनट्स। तो भाई इंसुलिन अपन ओरली क्यों नहीं देते, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 12th में, 12th की बायोटेक्नोलॉजी में, जब वो इंसुलिन कैसे अपन बनाते थे, और इसमें तो पीछे उसमें क्वेश्चन भी दिया था फर्स्ट या सेकंड नंबर पे कि इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं दिया जाता। उसका मेन कारण यही है कि भाई वो प्रोटियोलाइटिक, मतलब इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, पेप्टाइड है, पेप्टाइड हार्मोन है। ऑब्वियसली आप जैसे उसको ओरली कंज्यूम करोगे
पेट में जाके एसिड से मिलके भाई वो तहस नहस हो जाएगा एंड देन उसका कोई इफेक्ट नहीं बचेगा, प्रोटीलाइटिक एंजाइम उसको पूरी तरह से तोड़ देंगे। इसलिए अपन या तो उसको सबक्यूटेनियसली देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मली, और इमरजेंसी पे अगर इमरजेंसी हुई तो अपन उसको आईवी रूट के थ्रू अपन गिव करेंगे। इंसुलिन प्रिपरेशन की बात करते हैं तो अपन को भाई, एक सेकेंड, इसको क्या हो जाता है माउस को। हाँ, तो अपन को भाई इंसुलिन के बारे में अच्छे से बात करनी है। आ गया ये ओरल एंटीबायोटिक, ये स्टार मार्क समझ लो भाई इसको, इसके ऊपर ही इंसुलिन है। तो ये देखो इंसुलिन के देखो रैपिड एक्टिंग होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है। अलग अलग चीज, अलग अलग केसेस में अपन इन सब का यूज करते हैं। रैपिड एक्टिंग जैसे कि इंसुलिन एनालॉग्स, इंसुलिन लिस्प्रो, एस्पार्ट और इंसुलिन क्या नाम है इसका, ग्लूलिसीन, जो भी है गिलुलिसीन, ठीक है, जी लुलिसीन, ठीक है। तो इंसुलिन जी लुलिसीन जो भी तुमको याद रहे। वैसे लिस्प्रो और एस्पार्ट तुमको शायद अच्छे से याद रहेगा। एस्पार्ट एस्पार्टे में एस्पार्टिक एसिड और उससे डेराइव होकर बनता है ये सब। आगे अपन इसको देख लेते हैं इंसुलिन एनालॉग्स में। शॉर्ट एक्टिंग में अपना रेगुलर सॉल्युबल इंसुलिन, जो कि ऑब्वियसली ये 6 मिनट की इसकी 6 मिनट की जो हाफ लाइफ जिसने बताया, आईवी के थ्रू अपन जब गिव करते हैं इमरजेंसीज में। इंटरमीडिएट एक्टिंग पे इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, लेनेट इंसुलिन या फिर एनपीएच, ठीक है, एनपीएच न्यूट्रल प्रोटामीन हेगडॉन। तो अगर बाय चांस तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज न्यूट्रल प्रोटामीन हेगडॉन, इसमें इंसुलिन शब्द ही यूज नहीं हो रहा, तो तुम सोचोगे पैन जो ये क्या आ गया, एंड जी यहाँ से आया। तो तुमको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है कि भाई एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटीन, ओ न्यूट्रल प्रोटामीन हैगडॉन, हैगडॉन न्यूट्रल प्रोटामीन हैगडॉन, एनपीएच या आइसोपेन इंसुलिन। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है। लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं तो अपन, तो इंसुलिन ग्लैडजीन और एक होता है इंसुलिन डेटेमिर। एंड ये इस पे आपके क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं, एमसीक्यूज में बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, और वाइवा में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब मेरे यहाँ पे जो एचओडी सर का फेवरेट क्वेश्चन में से कि लिस्प्रो एंड डेटामेर, ये इन पे फर्क बताओ, या फिर हैगडॉम। तो ये बहुत छोटे से फर्क है, रैपिड एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, और पता होना चाहिए। नहीं तो आप बोलो कि एनपीएच, एनपीएच का फुल फॉर्म पूछे तो आप सोचोगे क्या होता है ये, आप कुछ और बताने लग जाओ, ध्यान रखना। ठीक है, इंसुलिन के कन्वेंशनल पहले बीफ से और पोर्क पिग से इंसुलिन की भाई पहले डिराइव होता था, अपन को इसका काम नहीं है। ठीक है, मोनो कंपोनेंट इंसुलिन भी अपन को इतना कुछ खास ध्यान नहीं देना। ह्यूमन इंसुलिन की बात करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एस्केलेशिया के लिए, मतलब इकोलाई और ईस्ट को अपन वही जो अपन ने बायोटेक में पढ़ा था उससे यूज करना है। ठीक है, यहाँ भी अपन को कुछ खास इंसुलिन एनालॉग्स प्रोड्यूस बाय डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, अमीनो एसिड सीक्वेंस is slightly different from endogenous insulin, though action is similar, pharmacokinetic profile is altered, है ना। तो ये अपन इस पे ज्यादा इंसुलिन एनालॉग्स पे अपन ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। तो रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स जो है, मॉडिफिकेशन बी चेन, ए चेन थी और बी चेन थी, और सी बीच में आ रहा था, सी को अपन ने काट दिया, ए और बी मिल गए। तो जैसे लिस्प्रो ये सब हो गया, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म हेक्सामर, ये सब अपन कर हेक्सामर वेक्सामर्स का कुछ खास अपन को काम नहीं है। मेन है सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्विकली डिसोसिएट इनटू मोनोमर्स, रैपिडली एब्जॉर्ब होगा, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा 5 से 15 मिनट के अंदर, पीक इफेक्ट होगा इसका 1 घंटे में, एडमिनिस्टर्ड जस्ट बिफोर मील्स। ठीक है, जस्ट बिफोर मील्स, ताकि ऑनसेट भी तो है ना 5 से 15 मिनट। तो आपने मान लो आज जस्ट अपन खाने बैठे, उससे पहले आपने इंसुलिन का अपना डोज ले सबक्यूटेनियसली, एंड देन आप खाने बैठ गए, तो 15 मिनट पे आपकी मील हो जाएगी, 15-20 मिनट ज्यादा से ज्यादा, है ना। एंड उसके बाद खाना भी डाइजेस्ट होगा, और पीक इफेक्ट भी इसका 1 घंटे पे आता है ना। तो ऑब्वियसली सब कुछ बैलेंस पे चल रहा है। ड्यूरेशन क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन एक्शन है इसका 4 घंटे का, लोअर रिस्क ऑफ लेट पोस्ट प्राइंडियल हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि देखो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 4 घंटे तक का ही है। तो आपने खाना खाया और मान लो ये उनके लिए है ना, जैसे आपने अभी खाना खा लिया और फिर अब आपने शाम तक क्या भूखे हो, ठीक है, तो 4-5 घंटे बाद अगर किसी चीज का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 घंटे 8 घंटे, आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, 2 घंटे में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ भी गया प्रॉपर, एंड 4 घंटे 5 घंटे बाद वो नॉर्मल भी आ गया, उससे कम होने लग गया, एंड अगर इंसुलिन तब भी एक्ट कर रहा है, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट पे जा सकते हो। आप खुद सोचो। तो ये चीज होने से बचने के लिए भाई ये चीज ज्यादा बेस्ट होती है, रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसीन जो भी है,
तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस होते हैं अपने, और नॉर्मली अपन इनको यूज़ करते हैं स्पार्टन सबको, बाकी आगे भी है सबके, मतलब वही है, यूजेस के ऊपर है। इम्यूनोजेनिसिटी, माइंड इम्यून रिसेप्टर, ये सब तो ठीक है। हाँ, अब ये इसमें रैपिडली एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, पॉइंट कितना, 0.5 से 1 आवर के बीच में, पीक इफेक्ट इसका 2 से 4, ड्यूरेशन एक्शन 6 से 8 घंटा। तो अब यही बात है ना, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हो, नॉर्मली आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप, या तो आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि हर 2-3 घंटे में कुछ खाएगा, ठीक है, तब आपकी शुगर मेंटेन हो सकती है। और नहीं तो क्या होगा कि भाई आपने अभी खाना खा लिया और फिर आप सीधे खाना खाओगे शाम को, या फिर आप मान लो अच्छे 6-8 घंटे के बाद आप खाना खाओगे, एंड ऑब्वियसली क्या होगा कि भाई आपने अभी कुछ खा लिया, आप कितना ही खा लिए, पीक आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, फिर एक टाइम बाद वो कम हो जाएगा इंसुलिन के एक्शन की वजह से। पर क्योंकि इंसुलिन तो परसिस्ट कर रहा है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो 6 से 8 घंटे का, ये परसिस्ट कर रहा है, तो आपको धीरे धीरे आपके ब्लड शुगर लेवल कम होने लगेगी, एंड आप चक्कर खा के बेहोश हो जाओगे। ऐसा तो आप चाहोगे नहीं। हाँ, इंटरमीडिएट एक्टिंग पे जैसे एनपीएच, आइसोफेन जिसके बारे में बात की थी, आइसोफेन इंसुलिन, तो इसका 1 से 2 घंटे का ऑनसेट है, 6 से 10 घंटे का इसका पीक इफेक्ट आता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका कितना, 10 से 20 घंटे, जो कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक्शन होता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की बात करते हैं तो इसका 20 से 24 घंटे, बहुत ज्यादा होता है भाई ये। तो शॉर्ट एक्टिंग और ये सब पे मेन अपन को जो देखना है, मतलब कि अब इसके डोजेस और ये सब रूट्स, ये मेनली 3 ही रूट्स होते हैं मोस्टली, तो इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली यूज किया जाता है, आईएम और आईवी रूट्स बहुत कम केसेस में, बट इमरजेंसी केसेस में आपके पास कुछ नहीं है तो आप देते हैं। एनपीएच एनपीएच स्लोली अपन को देखना है कि देखो, जैसे शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग का क्या हिसाब किताब है, एडमिनिस्टर करते हैं अपन कब, 30 से 45 मिनट बिफोर मील्स, ठीक है, ये शॉर्ट एक्टिंग वाले पे आ गए। मान लो आपके पास कोई डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, आप एक ओल्ड एज होम पे काम कर रहे हो, हाँ, और एक व्यक्ति है, सेम सेम एज है उनकी भी, वो भी बूढ़े हैं पर वो घर पे है, तो ऑब्वियसली घर पे आप उनको बार बार इंजेक्शन दे सकते हो, कोई ना कोई एडमिनिस्टर कर सकता है, या वो खुद भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऑब्वियसली। पर कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो अकेले हो, या उतना ज्यादा स्टाफ नहीं, अंडर स्टाफ जगह है ना, एंड वहां पे ऑब्वियसली आप उनको बार बार एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप उनको खाना बार बार दे सकते हो, पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑब्वियसली आपको स्वैब चाहिए, एक प्रॉपर साइट में आपको इंजेक्ट करना है, तो वो हर बार की बात होती है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप मतलब एनपीएच का यूज़ कर सकते हो कि सबक्यूटेनियसली 1 और 2 डेली आप दे सकते हो, ठीक है। इंसुलिन कॉम्प्लेक्स विद प्रोटोन डिसोसिएट स्लोली, तो ये डिसोसिएट स्लोली डिसोसिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही चीज़ करनी है कि भाई उनको ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज सोर्स खाना आप देते रहो उनको। ये हो गया, ये आप घर, मतलब ये घर पे भी हो सकता है ऑब्वियसली, ऐसा जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज होम की, मैंने एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप इसको प्रैक्टिकलिटी पे आप देख सकते हो, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन ग्लाइर्जीन एंड डेटामिर, तो ये ग्लाइर्जीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका पीकलेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है, प्रेसिपिटेटेड स्लोली अब्सॉर्ब, डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन 24 घंटे विद पीकलेस, इसमें कोई ज्यादा पीक नहीं आता, ये अपना बढ़ेगा और एक स्टीप वे में आके रुक जाएगा। लोअर रिस्क ऑफ नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया, with then NPH insulin administered once daily cannot be mixed with other human insulin because of its acidic pH, ठीक है भाई, नहीं करेंगे ग्लार्जिन को यूज, एसिडिक भी है, मतलब कोई दूसरे इंसुलिन के साथ। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बेटर कंट्रोल्ड होते हैं, शुड बी अवॉइडेड इन प्रेग्नेंट डायबिटिक्स पे भाई अपन अवॉइड करेंगे लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ देने के लिए, शॉर्ट टर्म अगर देना है तो शॉर्ट टर्म दो, ताकि आपको कोई अगर कुछ मतलब हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट भी पहुंची, तो आप उसको ग्लूकोज देके 5% ग्लूकोज देके डेक्सट्रोज देके, सॉरी 5% डेक्सट्रोज या फिर खाने के थ्रू भी रिवाइव कर लो, एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को आप मेंटेन कर पाओ। लॉन्ग एक्टिंग आपने पकड़ा दिया और वो हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में है, तो अब आप उनको खाना दे रहे हो, ठीक है, आप थोड़ी सी ब्लड ग्लूकोज बढ़ती है और एक्शन तो चल ही रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक हेक्टिकनेस बढ़ जाएगी, एंड साथ साथ पेशेंट के लिए भी, पेशेंट पता चले बेहोश है तो बहुत टाइम आता है होश में, फिर थोड़ा सा बेहोश हो जाता है इंसुलिन का जैसे इफेक्ट, क्योंकि इंसुलिन 24 घंटे का है, आप खाना ब्लड ग्लूकोज या तो फिर दिए जा रहे हो, एंड उससे भी ऑब्वियसली थोड़ा सा क्या बोलते हैं, दिक्कत तो होगी। अब अगर हाइपर ग्लाइसीमिया, मतलब एक जगह पे इंसुलिन काम कर रहा है और आप एक जगह पे ब्लड ग्लूकोज
ग्लूकोज को आप दिए जा रहे हो, डेक्सट्रोज आप चढ़ाए जा रहे हो, उसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होगा, ऐसा तो है नहीं। इंसुलिन डेटामिर की बात करते हैं तो ऑन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बाइंड टू एल्बुमिन ब्लड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिनिमम पीक लेवल इज गिवन ट्वाइस डेली, तो ये सब तो अपन ने देख लिया। इंसुलिन थेरेपी जो कि मेन चीज है, इंसुलिन इज द मेन ड्रग फॉर ऑल पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज mellitus and for patient with type 2 diabetes mellitus DM who are not controlled by diet and other oral anti diabetic drugs। अगर आप उनको डाइट से, पहली चीज तो क्या है, पेशेंट अगर आया उसकी ग्लूकोज बढ़ी है तो आप उसको डायरेक्ट इंसुलिन तो ही दोगे, आप उसको पकड़ाओगे भाई, सबसे पहले आप उसको कहोगे कि भाई अपनी डाइट चेंज करो, डाइट चेंज करोगे, फिर अगर आप मतलब ऑब्वियसली करना तो यही चाहिए कि डाइट चेंज करो एंड देन उसके बाद ऑब्जर्व करो, क्योंकि हो सकता है वो बॉर्डर लाइन पे हो सकता है वो कंट्रोल पे ले आए, ऐसा भी नहीं कि कोई चीज़ कंट्रोल पे नहीं लाई जा सकती, ठीक है, कंट्रोल पे ले आए, इंसुलिन रिसेप्टर फिर से रिवर्सिबल अगर स्टेज में हुए तो वो फिर से एक्ट करने लग जाए, ऐसा होता भी है, ऐसा केसेस देखे जाते हैं। पर नहीं, अपने इधर क्या होता है, अपने इधर क्विक रिलीफ देने का ज़्यादा सिस्टम चलता है। एक सेकेंड। क्विक रिलीफ के चक्कर में क्या हो जाता है कि भाई एकदम से कोई आया हाइपरग्लाइसीमिया, आपने एक दो बार चेक किया तो उन्होंने कहा कि भाई आपका एक काम करो, आप एंटी डायबिटिक ड्रग चालू कर दो, मेटफॉर्मिन आपने चालू कर दी, अब वो जिंदगी भर खा रहा है, तो उसमें पेशेंट को भी थोड़ा सा लगता है कि यार जिंदगी भर ड्रग खानी है, ये खानी है। मतलब वैसे तो मेरे मेडिसिन वाले एक एचओडी, मतलब मेडिसिन के जो एचओडी है उनकी एक लाइन है कि पेशेंट बीमारी से नहीं डरता, पेशेंट दवाई से बड़ा बड़ा डरता है। ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल सिचुएशन होती है। पेशेंट को ये दिक्कत नहीं कि भाई मैं बीमार हो गया या फिर मुझे बीमारी हो गई है तो मैं उसे ठीक करूं, पेशेंट भी ये डर रहता है कि साला मेरी दवाइयाँ चले जा रही हैं। एंड पेशेंट का डर भी नॉमिनल है, ऐसा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि साइड इफेक्ट तो होते हैं किसी भी ड्रग के, तो ऑब्वियसली इफेक्ट तो होता है, तो उसके लिए मेंटल स्टेटस पे भी आता है ये चीज़ कि भाई यहाँ पे अपने यहाँ पे दवाई से ज़्यादा डरते हैं एज कम्पेयर टू बीमारी से रिलेटिवली, ठीक है। और अगर जब एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी कंट्रोल पे नहीं ला पा रही हैं तब आप इंसुलिन उसको कहोगे कि भाई आप इंसुलिन आपको लेना पड़ेगा, एंड वही है फिर सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन, आप कोई भी चार जो भी उसकी यूज मतलब जो भी कंडीशन है पेशेंट के उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि क्या रिजीम होना चाहिए, क्या रेजिमेंट आपको फॉलो करने को देना है, हमको प्रिस्क्राइब करना है। कितने घंटे का लेक्चर हो गया है? 1 घंटे का हो गया लगभग, ठीक है। अभी आई थिंक 347, 360, देखते हैं, हो सकता है इसी लेक्चर पे अपन एक आधे घंटे और घसीट के खत्म कर लें, क्योंकि मेरे को 12 बजे तो क्लास में जाना है। पर ठीक है, ये एंडोक्राइन खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर कीमोथेरेपी आज ही बैठना पड़ेगा मेरे को, गला वला सब दर्द देने लगेगा, मुंह दर्द देने लगेगा, बट फिर भी क्योंकि कल तक खत्म करना है। कल दोपहर भी, दोपहर के शाम, सुबह बैठना पड़ेगा और फिर सीधे शाम को बैठना पड़ेगा। 3 तारीख का अगर गोल लिया है और अगर बच भी जाता है तो 4 की सुबह बैठना पड़ेगा, ठीक है, खरीदेंगे अपन, होप सो। ठीक है, 100 बनने का चैप्टर है यार कीमो, पर ठीक है चलो देखते हैं। मेन गोल है इंसुलिन थेरेपी का टू मेंटेन द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बिटवीन 90 टू 120 mg पर डेसीलीटर एंड पोस्ट पेंडियल ग्लूकोज बिलो 150 mg पर डेसीलीटर। अब ये जो वेरिएशन है ये आपको ऑब्वियसली आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि ये फार्मा के हिसाब से दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब ऐसा नहीं है, सेम ही चलना चाहिए वैसे तो, 70 टू 110 140 इतनी रेंज जो रहती है एक्चुअली वो चलनी चाहिए। पर ये बुक में थोड़ा सा अलग है, उस बुक में जो स्टैंडर्ड है जो अलग है, तो आप मैं कहूँगा पैथो में या पैथोलॉजी जो बुक आपकी बता रही हो उस हिसाब से रखना, तो उस हिसाब से आपको याद भी रहेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन की बात करते हैं, प्रिपरेशन अवेलेबल इन द कंसंट्रेशन ऑफ 100 यूनिट पर एम एल और 40 यूनिट पर एम एल। रेगुलर इंसुलिन अवेलेबल होता है 500 यूनिट पर एम एल, तो अपन को ये सब इतना भी नहीं भी याद रहेगा, बस मेन क्या है सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। रेगुलर इंसुलिन कैन बी गिवन बाय IV route in diabetic ketoacidosis to get a rapid effect by emergency situations पे। 1 मिनट। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिमेंट्स के बारे में। वेरियस रेजिमेंट्स चलते हैं इसके, तो मिक्सचर भी चलते हैं, है ना। मिक्सचर कैसे चलते हैं? स्प्लिट मिक्स रेजिमेंट, जैसे स्प्लिट डोज ऑफ 70:70:30 NPH और रेगुलर इंसुलिन मिक्सचर, इसको मतलब मिला के दे रहे 70% NPH है और 30% इंसुलिन मिक्सचर, रेगुलर इंसुलिन मिक्सचर है।
इस हिसाब से रेजिमेंट भी चलते हैं, एडमिनिस्टर्ड बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर। अनदर रेजिमेंट जो होता है इंटेंसिव रेजिमेंट जिसको बोलते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आइदर बिफोर ब्रेकफास्ट और एट बेड टाइम एंड इंजेक्शन ऑफ सेल शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बिफोर ईच मील प्री प्रांडियल। अलग अलग रेजिमेंट्स है, अलग अलग चीज़ों के साथ आप मिक्सचर भी दे सकते हो आप। इंटेंसिव में मतलब आपने एक बार एनपीएच लंबे लंबे टाइम तक के लिए आपने एक बार ठिकाने लगा दिए भाई इंसुलिन को कि जाओ भाई अपना काम करते रहो। या फिर आप प्री प्रांडियल दे रहे हो कि हर मील से पहले आप इंसुलिन प्रोवाइड कर रहे हो। इंटरमीडिएट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन मेंटेन बेसल इंसुलिन लेवल्स, प्री प्रांडियल इंसुलिन प्रोवाइड्स पोस्ट प्रांडियल नीड्स ऑफ इंसुलिन। ये भी एक एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है कि भाई इंटरमीडिएट लॉन्ग एक्टिंग अगर आप देते हो तो बेसल इंसुलिन लेवल को तो मेंटेन रखेंगे कि इंसुलिन लेवल आपका हमेशा रहेगा। प्री प्रांडियल पे ये हो जाएगा कि भाई खाने से पहले आपने इंसुलिन दिया तो जो खाने के बाद जो ग्लूकोज बढ़ रहा है एकदम से, वो ये इंसुलिन पोस्ट प्रांडियली उसको कंट्रोल पे ले आएगा। मिक्स्ड इंसुलिन प्रिपरेशन कौन कौन सी हो जाती है ना। इंटरमीडिएट acting insulin takes several hours to achieve effective plasma concentration. They are combined with regular insulin rapidly acting insulin analogs। मतलब ये अपन देख क्यों रहे हैं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट एक्टिंग वाली है, इंटरमीडिएट एक्टिंग जैसे ये अपन ने एनपीएच दे दिया, अब इसको टाइम लगता है, ना। ये टेबल पे देखो, जैसे इसको एनपीएच को, ये जैसे एनपीएच को पी का इफेक्ट होने में 6 से 10 घंटे लगते हैं, ऑनसेट होने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। तो अपन चाह रहे हैं कि भाई ऑनसेट जल्दी हो जाए। मतलब एक तरह से क्या हो गया, जैसे गाड़ी आप एकदम से 5th गियर पे उठाओगे तो गाड़ी नहीं उठ पाएगी, गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। गाड़ी को आप क्या करोगे, फर्स्ट गियर पे ले जाओगे, फर्स्ट गियर से आपसे सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरह से ले जाओगे, तब आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ती है। एंड तब आपकी एक अगर आप चाहते हो कि मैं 90 की स्पीड में चलते रहूँ, हाईवे पे क्रूज करते रहूँ, तो वो आपको फर्स्ट गियर से उठा के आप 4th 5th गियर पे स्थिर रखोगे एंड चलने दोगे। तो यही चीज अपन करना चाह रहे हैं कि पहले रैपिडली इंसुलिन आपने दिया और फिर उसके बाद रैपिड इंसुलिन के बाद आपने उसको क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट इंसुलिन मतलब साथ में मिक्स करके दिया है, ताकि गाड़ी एक बार गियर पे उठ जाए। रैपिडली एक्टिंग क्या करेगा, गियर उठाएगा, स्पीड आपकी उठाएगा, एंड फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग उसको मेंटेन रखेगा। ठीक है, वे एक एग्जांपल है पर समझ जाओगे। फिर एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन के कैन बी मिक्स्ड इन द सेम सिरिंज। स्टेबल प्री मिक्स इंसुलिन मिक्सचर अवेलेबल 70% एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन 30%, 70:30 का जो चल रहा है हिसाब किताब। प्री मिक्स प्रिपरेशन ऑफ एनपीएच विद इंसुलिन लिस्प्रो एस्पार्ट आर अनस्टेबल। लिस्प्रो एस्पार्ट के साथ एनपीएच को दोगे तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। हेंस प्रोटामीन इज कॉम्प्लेक्स्ड विद इंसुलिन लिस्प्रो। इतना ध्यान से कि भाई प्री मिक्स प्रिपरेशन को देख कर ही दो, मतलब मत ही दो, क्योंकि अनस्टेबल होता है। हेंस प्रोटामीन इज कॉम्प्लेक्स्ड विद टू फॉर्म न्यू एनपीएच। ठीक है, इस पे इतना अगर तुमको डेप्थ में घुसना है तो यही बता रहा है कि भाई एनपीएच और लिस्प्रो जो है, लिस्प्रो एस्पार्ट, ये अनस्टेबल होते प्री मिक्स्ड। तो अपन क्या करते हैं, प्रोटामीन को कॉम्प्लेक्स करेंगे, किससे, इंसुलिन लिस्प्रो से, टू फॉर्म न्यूट्रल प्रोटामीन लिस्प्रो, एनपीएल बना देंगे अपन, एंड विद एस्पार्ट रिजल्टिंग इन एनपीए, न्यूट्रल प्रोटामीन एस्पार्ट। ठीक है, न्यूट्रल प्रोटामीन हेड ऑन जो चल रहा था एनपीएच, एनपीएच अनस्टेबल है। एनपीएच और लिस्प्रो एस्पार्ट अगर इनमें से किसी चीज को मिलाते हो तो ये अनस्टेबल हो गए। ये दो चीजों को मिला रहे हो, ये लिस्प्रो है और ये एस्पार्ट है, इसको आप एनपीएच के साथ मिक्स करोगे। इंटरमीडिएट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग को अगर आप मिक्स करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अनस्टेबल मिक्सचर होगा। इसलिए अपन ने क्या किया, एनपी ये एच को हटा के इसको मतलब अपन ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया एंड एनपीएल बना दिया, neutral protamine lispro and neutral protamine aspart, which are intermediate acting like NPH insulin। ये भी intermediate acting पे आ जाते हैं। प्री मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है एनपीएल एंड इंसुलिन लिस्प्रो का, तो ये 75% न्यूट्रल प्रोटामीन लिस्प्रो एंड 25% इंसुलिन इंसुलिन लिस्प्रो। तो ये वही सेम चीज कर रहा है कि भाई ये जो 25% है ये गाड़ी को उठाने में मदद करेगा, एक स्पीड मेंटेन करने में मदद करेगा, आपकी गाड़ी को 0 से 20 30 50 तक के लेकर आएगा, 50 की स्पीड पे। और फिर 75% एनपीएल उसको स्टेबल रखते हुए लेकर चलेगा 50 पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सपोज, आई होप। प्री मिक्स कॉम्बिनेशन एज पर बकवास छोड़ो। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सिरिंजेस, इंसुलिन की सिरिंज होती है, निडल्स होती है, सब आप प्रैक्टिकल में आपके सामने पड़ी रहती है।
पेन डिवाइसेस से भी आप देते हो, पेन डिवाइस होते हैं इसके, इंसुलिन पेन, कन्वीनियंट टू कैरी, प्री सेट अमाउंट इज डिलीवर्ड सबक्यूटेनियसली, सबक्यूटेनियसली पहले से एक डोज सेट रहता है, आपको जस्ट सबक्यूटेनियसली उसको अपने ऐसे स्किन पिंच किया एंड देन प्रेस किया एंड आपका जो डोज है वो पहुंच गया आपकी बॉडी में। इंसुलिन पंप्स आते हैं अवेलेबल फॉर कंटिन्यूस सबक्यूटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जैसे यूज किया जाता है इसमें। एडवांटेज, प्रोग्राम टू डिलीवर insulin to maintain basal levels and also a bolus dose prior to meals. Expensive, there could be mechanical problem with the pump। भाई देखकर इंसुलिन पंप्स को थोड़ा सा देखकर यूज किया जाता है और महंगे भी होते हैं। फायदे हैं पर महंगे भी हो जाते हैं, महंगाई। फिर इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन की बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में यूज कर रहे हैं। नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसेमिक कोमा, डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्ट्रेस ऑफ सर्जरी, इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा, temporarily to tide over trauma, infection, surgery in diabetics, patient with type 2 diabetes mellitus in addition to oral anti-diabetic drugs। क्यों देते हैं भाई इंसुलिन? तो ये सब इतनी सारी चीजें हैं क्योंकि भाई मान लो कोई सर्जरी में आया तो आप पहले उनका एक बार ग्लूकोज लेवल आप चेक कराओगे। क्यों? क्योंकि भाई फिर आप मेजर्स लोगे, क्योंकि डायबिटिक्स में दिक्कत ये हो जाती है कि उनपे इन्फेक्शन के चांस, उनपे पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब उनको उनसे बच के रहना है, बचा कर रखना है पेशेंट को एंड खुद भी बच के रहना है, नहीं तो नेग्लिजेंस का केस अपन पे ठुकता है। तो ये सब इतने सारे इंडिकेशंस हैं इंसुलिन को यूज़ करने के। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियसली इन द एब्डोमेन, बटक, एंटीरियर थाई और डोर्सल आर्म। तो आपने अगर कभी कोई मूवीज या शोज में देखा हो तो ज़्यादातर एक्चुअली में सबक्यूटेनियसली आपके एब्डोमेन पे, ये जो जो चर्बी होती है इसका साइड में, इस पे आप ऐसे पिंच करते हैं, सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं एंड नहीं तो थाइज में भी इंजेक्ट किया जाता है। और डोर्सल आर्म पे भी मतलब करते हैं, पर डोर्सल आर्म पे थोड़ा सा कम देख रहा है मैंने पर्सनली, हो सकता है कुछ जगह पे ज़्यादा यूज़ करते हो। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया इज द मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया में कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज, इसलिए अपन हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में ज़्यादातर पेशेंट को नहीं रखना चाहते। कैन ऑकर इन एनी डायबिटिक एंड मे बी ड्यू टू डिले इन टेकिंग फूड, टू मच फिजिकल एक्टिविटी और एक्सेस डोज ऑफ इंसुलिन। तो ये सारे कॉज हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया के। सिम्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिक सिम्टम इनिशियली and occur initially and are due to counter-regulatory sympathetic stimulation, sweating, tremor, palpitation, anxiety, tachycardia, ये सब होगा पहले। न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम जैसे हेडेक, ब्लड विजन, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ फाइन मोटर स्किल, एबनॉर्मल बिहेवियर, ये लोअर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल के साथ अपन को देखने को मिलेगा। तो पहले ऑटोनॉमिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फिर न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और फिर उसके बाद फर्दर लोअरिंग पे कन्वल्जन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करना होकर बेहोश हो जाता है पेशेंट। मतलब ज़्यादातर तो आपने देखा होगा जो ऐसे मूवीज वूवीज में दिखाते हैं ना कभी, या कुछ शोज में, कि भाई एकदम से बंदा बेहोश हो गया और फिर कहते हैं कि इनको ग्लूकोज इनका कम हो गया, ब्लड ग्लूकोज इनका कम हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ऑल दिस मैनिफेस्टेशन एडमिनिस्ट्रेट, अब ऑब्वियसली ग्लूकोज दे दो आप तो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज जो है वो अपने आप हट जाएगी आपके बॉडी से। इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, ओरल ग्लूकोज, और इफ ओरल ग्लूकोज दोगे जब अगर होश में थोड़ा बहुत भी तो उसको ग्लूकोज पिला दो, वो अपने होश में आ जाएगा। और अगर इफ हाइपोग्लाइसीमिया सीवियर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो फिर 50 ml और 50% डेक्सट्रोज इज इंजेक्टेड इंट्रावीनसली। मतलब बहुत रैपिड और बहुत बोलस डोज है, ये बहुत बड़ा डोज होता है अपने आप में। ग्लूकागॉन 1 mg IV और एड्रेनालिन 0.2 mg सबक्यूटेनियसली मे बी गिवन फॉर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। समझे? ये भी देते हैं। अब दो कीटोएसिडोसिस एंड फिर उसके बाद ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। कितने पेजेस बचे हैं भाई अभी? 361। ठीक है, हो जाएगा, इसी लेक्चर पे खत्म कर दूंगा मैं। एक तो क्लास जाना ही नहीं। एलर्जिक रिएक्शंस आर रेयर, दे मे कॉज लोकल स्किन इन्फेक्शन, स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये सब तो तुमको पता ही है, एलर्जिक रिएक्शन रेयर होते हैं। लिपोडिस्ट्रॉफी, इधर एट्रॉफी और हाइपोट्रॉफी, मतलब कि आपके लिपिड या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या फिर एकदम ही कम हो गए हैं। ऑकर्ड एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, इट मे बी अवॉइडेड बाय यूजिंग प्यूरिफाइड इंसुलिन प्रिपरेशन, चेंजिंग द इंजेक्शन साइड बाय रोटेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप इंसुलिन को यहाँ पे लगा रहे हो लेफ्ट साइड पे, तो अगले दिन आप राइट पे लगाओ, फिर उसके अगले दिन आप फिर लेफ्ट पे ऐसे साइक्लिक रोटेशन कर रहे हो। एडीएमआ ड्यू टू सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ये सब चीज़ें आ गई। कॉम्प्लिकेशन इंसुलिन थेरेपी का और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है।
इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, स्टेट इन विच देयर इज अ डिक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज टू इंसुलिन, कि इंसुलिन का भाई अब रेजिस्टेंस आ गया, रिसेप्टर ही खराब हो गए। एक्यूट इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कब हुआ, स्ट्रेसफुल कंडीशन लाइक ट्रॉमा, इन्फेक्शन, सर्जरी, साइकोलॉजिकल स्टेजेस, स्ट्रेस पे सॉरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में डोज ऑफ रेगुलर इंसुलिन शुड बी इंक्रीज्ड। कि भाई अगर रिसेप्टर आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं शो कर रहे तो एक है कि आप इंसुलिन का डोज बढ़ा दो, और फिर आपके रिसेप्टर शायद तक के एक्ट कर पाए या शायद आपको वो आउटपुट दे पाए जो आप चाह रहे हो। अब कीटोएसिडोसिस से पहले भाई रुको यार, कहाँ थे भाई अपन। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये कॉम्प्लिकेशन होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये कॉम्प्लिकेशन किसका होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का। रेयर होता है टाइप 2, ऐसा नहीं कि टाइप 2 में हो नहीं सकता, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कीटोएसिडोसिस वाली कॉम्प्लिकेशन अपनी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के साथ देखने को मिलती है। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सीवियर स्ट्रेस एक्सेट्रा। क्लिनिकल पिक्चर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, पॉलीयूरिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, हाइपरवेंटिलेशन, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस और कोमा इन अनट्रीटेड केसेस। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। और इसका ये 5 स्टार क्वेश्चन, ओ 5 नंबर का एक, मतलब 5 नंबर क्वेश्चन में से सबसे पसंदीदा क्वेश्चन में से एक, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मैनेजमेंट क्या होगा। सबसे पहले इंसुलिन रिप्लेसमेंट, रेगुलर इंसुलिन अपन देते हैं। ऑब्वियसली मेडिकल इमरजेंसी पर अपन कौन सा इंसुलिन देते हैं, रेगुलर इंसुलिन, अभी अपन ने पूरा पढ़ा। आईवी बोलस में इन अ डोज ऑफ 0.2 to 0.3 यूनिट पर केजी फॉलोड बाय 0.1 यूनिट पर केजी पर आर आईवी इन्फ्यूजन। मतलब पहले बोलस जो डोज होगा वो 0.2 to 0.3 यूनिट पर केजी के हिसाब से दोगे, और फिर उसके बाद आप फॉलो करोगे 0.1 यूनिट पर केजी पर आर आईवी इन्फ्यूजन के हिसाब से। ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड डिक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर। ठीक है, मतलब मॉनिटर कैसे करोगे इंसुलिन को। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली कि आपका जो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है, आपकी जो शुगर है वो बहुत ज्यादा, बहुत ही अति में है। और शुगर के साथ साथ कीटोएसिडोसिस मतलब कि क्या हो रहा है, कीटोन बॉडीज कब बनती हैं, जब आपके पास क्या कह सकते हैं, ऑब्वियसली जब आपके पास कोई सोर्स ना हो। आपने मान लो कोई खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया, आपने दाल चावल खाया फॉर एग्जांपल, तो चावल से जो ग्लूकोज निकलेगी वो ऑब्वियसली, चलो डायबिटीज मेलाइटस है तो उस बंदे को हाइपरग्लाइसीमिया होगा, पर उससे ये स्टेट नहीं आ रही है। पर मान लो व्यक्ति भूखा है, पर कीटोन बॉडीज फॉर्म हो रही है। कीटोन बॉडीज कब फॉर्म होती है, जब आपकी मसल टूटती है तो आपकी कीटोन बॉडीज फॉर्म होती है, तो उसमें ये कीटोएसिडोसिस की कंडीशन फॉर्म हो जाती है ना। ओहो, तो मनी, तो अब ऑब्वियसली अपन को इंसुलिन चढ़ाना है तो रेगुलर इंसुलिन देंगे। फिर उसके बाद अपन आगे देखते क्या करना है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को अपन को देखना है कि 10% पहले घंटे में 10% तो कम हो जाए। अगर मान लो 100 है तो वो 90 पे आ जाए, 100 mg/dL है तो 10% कम हो जाए, यानी कि 90 mg/dL पे आ जाए फॉर एग्जाम्पल। मतलब ये तो मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। कीटोएसिडोसिस में आई थिंक बहुत ज्यादा हाई शुगर पहुंच जाएगी, 400 500 या उससे ऊपर भी। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी डन फॉर ऑप्टिमल इंसुलिन रिप्लेसमेंट। वंस पेशेंट बिकम कॉन्शियस, इंसुलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली। कॉन्शियस हो गया तो सबक्यूटेनियसली दे दो। फ्लूइड रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, इनिशियल नॉर्मल सेलाइन इज infused intravenously at 1 liter per hour, then rate of infusion is gradually decreased depending on the requirement of the patient. Once blood glucose level falls to about 250 mg per deciliter, 5% glucose in half नॉर्मल सेलाइन इट्स एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड सेरिब्रल एडिमा। मतलब इनका नॉर्मल मतलब क्या बोल रहे हैं कि इनकी बेसलाइन 250 mg पर डेसिलीटर, उससे कम। तो सोच लो कि ये आई थिंक 500 या 600 700 mg पर डेसिलीटर तक की कंडीशन आपको पहुंचा देगी, इतना ब्लड ग्लूकोज आपके इसमें बढ़ जाता है। पोटेशियम की बात करते हैं, फॉलो इंसुलिन थेरेपी एंड करेक्शन ऑफ एसिडोसिस पोटेशियम शिफ्ट इनटू द सेल्स रिजल्टिंग हाइपोकैलेमिया। तो पोटेशियम भाई डगमगा जाता है तो पोटेशियम को अपन को देना पड़ेगा। पोटेशियम क्लोराइड देंगे 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर इन इन्फ्यूज्ड इन 4 आवर ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। सीरम पोटेशियम एंड ईसीजी में मॉनिटर, ये सब ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट आईवी एडमिनिस्टर्ड इफ रिक्वायर्ड। क्यों एसिडोसिस है ना, तो एसिडोसिस के लिए अपन बेस चाहिए। बेसिक क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बेस होता है। फॉस्फेट, पेशेंट विद सीवियर हाइपोफॉस्फेटेमिया रिक्वायर फॉस्फेट रिप्लेसमेंट, फॉस्फेट भी कम हो जाता है, वो भी देंगे। एंटीबायोटिक टू ट्रीट एसोसिएटेड इन्फेक्शन अगर कोई है तो।
ठीक है। हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक डायबिटिक कोमा, तो ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें कैरेक्टराइज बाय सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया इन द एब्सेंस ऑफ कीटोसिस। यहाँ पे कीटोन बॉडीज आपको नहीं मिल रही, कीटोसिस नहीं हो रहा, पर आपको यहाँ पे भी सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है, हाइपर ऑस्मोलैलिटी देखने को मिल रही है, डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है। ट्रीटमेंट इसका सेम है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरह, एक्सेप्ट द पेशेंट नीड्स मोर एंड फास्टर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। यहाँ पे जो फ्लूइड है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए। वहां पे जैसे नॉर्मल सेलाइन अपन दे रहे थे शुरू में 1 लीटर पर आवर, और फिर जब 250 mg पर क्या 250 mg पर डेसीलीटर से कम हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो 5% डेक्सट्रोज देते हैं अपन हाफ नॉर्मल सेलाइन पे। तो यहाँ पे अपन और तेजी से फ्लूइड दे रहे हैं आपको, मे बी 1.2 1.5 लीटर पर आवर के हिसाब से, या फिर 2 लीटर पर आवर, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, पर इस तरह से इतना ज्यादा। एंड देयर इज हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ अबाउट 50% इन स्पाइट ऑफ इंटेंसिव थेरेपी। तो यहाँ पे ये हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक डायबिटिक कोमा बहुत ज्यादा बड़ी इमरजेंसी होती है, और यहाँ पे 50% चांसेस होते हैं आप बच भी सकते हो, 50% चांस होते हैं आप निपट भी सकते हो। ड्रग इंट्रैक्शन में बीटा ब्लॉकर इंसुलिन, तो ये अपन ने शायद उसमें पढ़ चुके हैं बहुत पहले, क्या बोलते हैं इसमें, बीटा ब्लॉकर्स और वो सब उस चीज में। सेलिसाइक्लेट्स और इंसुलिन की बात करते हैं। एक्सर्ट हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल टू ग्लूकोज एंड पोटेंशिएटिंग इंसुलिन सिक्रीशन। तो सेलिसाइक्लेट्स और इंसुलिन के साथ भाई क्या दिक्कत होती है, सेलिसाइक्लेट करते हैं, एक्सर्ट करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। ठीक है। अब पता चला कि भाई इंसुलिन भी आपने दे दिया तो और ज्यादा, मतलब क्या कर सकते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया भाई, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया भाई बंदे को, बंदा बेहोश हो गया। तो ये नहीं चाहेंगे अपन। अब आते हैं भाई अपन, जो एक्चुअल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, मतलब एमपीएमएसयू, अगर तुम एमपीएमएसयू से हो बाय चांस, तो भाई ये चीज तो तुमसे बहुत, हर साल हर दूसरे साल में तुमसे ये चीज पूछी जाएगी, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होता है। आई थिंक ठीक है क्या, ठीक है। ओरल एंटी, ठीक है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की बात करते हैं, तो एनहेंस करेंगे कितने, 3 तरीके हैं। ठीक है। या तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ा दो, या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लो, कि आपको भाई रेजिस्टेंस जो था, हाँ वो फील नहीं हो रहा, ओवरकम कर लिया आपने रेजिस्टेंस को। और एक है मिसलेनियस ड्रग्स, मिसलेनियस बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं ये दो मेनली, इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाने वाले, और एक है ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए भी अपने पास दो चीजें हैं, एक है पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स, और एक है फिर ये DPP4 इनहिबिटर्स, डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडिस 4। अभी ऑब्वियसली ये तोड़ रहा होगा, ये सब क्या क्या कर रहा होगा, इसके फंक्शन पे अपन आगे देखते हैं, अभी नाम देखो। तो पोटेशियम, ये KATP चैनल ब्लॉकर्स में अपने पास सल्फोनिल यूरियास आते हैं, और एक मैग्लिटिनाइड या फिर फिनाइल एलनिन एनालॉग्स। मेनली अपन सल्फोनिल यूरियास को बहुत ज्यादा देखा जाए तो सल्फोनिल यूरियास को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। टॉलब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, मतलब मैंने सरकारी में जितना भी देखा है मेडिसिन ओपीडी में, तो ग्लिबेनक्लामाइड या फिर ग्लिपिजाइड ज्यादा लिखते हैं यहाँ पे। हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ और ड्रग चलती हो, ऑब्वियसली सप्लाई के बेसिस पे भी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो टॉलब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, हाँ ग्लिक्लाजाइड, ग्लिमेप्राइड, ठीक है, ये सब हो गए गिली 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 वाले, गिली 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 वाले। फिर मैग्लिटिनाइड में या फिनाइल एलेनिन एनालॉग्स में अपने बात करें, तो रेपाग्लेनाइड होता है, नेटेग्लेनाइड होता है। ठीक है। फिर ओवरकम करना है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, इसमें दो चीज आ गई, बाइगोनाइड, बाइगोनाइड में आता है सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड ड्रग, मतलब जो मोस्टली वाइडली यूज ड्रग, जो कि हर जगह प्रिस्क्राइब की जाती है, होती मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन लगभग कितने 70-75 सालों से चल रही है, एंड अभी भी मतलब ये चल ही रही है, तो इस पे कोई ज्यादा इतना इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी इसके शायद नहीं है, हम इजीली मैनेजेबल है, तभी ये इतना चल रही है ना। थाया क्या बोलते हैं, थायाजोलिडीन डायोन, थायाजो थायाजो थायाजोलिडीन डायोन या थायाजोली डाइन डायोन, जो भी तुमको मतलब जैसे भी याद रहे, क्योंकि काफी बड़ा नाम है, और ये मैं 1-2 बार तो भूल गया था लिखना, मतलब मेरे को स्पेलिंग्स की एकदम से याद नहीं आ रही थी। थाया जीरो कुछ हो रहा था। थायाजोली डाइन, फिर PPAR गामा एक्टिवेटर की सब, तो इसमें क्या आता है, पायोग्लिटाजोन इसमें आता है। फिर मिसलेनियस ड्रग्स में जैसे बात करते हैं, तो एक होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर में एक कार्बोस,
हाँ, मिग्लिटॉल, वॉग्लिबोस ये आएगा। अमाइलिन एनालॉग, अमाइलिन क्या करता है, वो अपने जो सलाइवा में अमाइलिन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, तो उसमें एनालॉग है ट्रैमलिनिटाइड। फिर डोपामीन D2 एगोनिस्ट, ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन के बारे में अपन ने वैसे उसमें बात कर चुके हैं पहले भी, है ना, पार्किंसन और इसमें CNS में। फिर सोडियम SGL2 या सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर, तो ये डैपाग्लिफ्लोजिन या दापगली SGL2 इनहिबिटर में डैपाग्लिफ्लोजिन, ठीक है। और हाँ, ये तो मैं बताने भूल गया, DPP4 वाले इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सिक्रीशन को एनहांस कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली इंसुलिन सिक्रीशन को एनहांस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंसुलिन को तोड़ेंगे नहीं, तो ये डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 DPP4 इनहिबिटर्स, तो सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, ये सब यूज किए जाते हैं ग्लिप्टिन वाले, जिसमें आते हैं सफिक्स। ओह बाप रे। फिर सल्फोनिल यूरियास, ये फर्स्ट जनरेशन टॉलब्यूटामाइड, सेकंड में ग्लिबेनक्लमाइड, ग्लिपिजाइड, ये सब आ गए। और ये SGL2 में डेपाग्लिफ्लोजिन, केनाग्लिफ्लोजिन, ये सब भी इसमें जोड़ दिया, एक दो और नए नए, ठीक है। ओरल अदर पेरेंटरल में GLP1, हाँ, ग्लूको, क्या था इसका GLP का, ग्लूकोज लाइक कुछ नहीं था क्या इसका, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ये था ना इसका सबसे पहले। हम्म, हाँ, ये GLP1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, इसका फुल फॉर्म है। बस भाई ये भी खत्म हो जाएगा फटाक से। हाँ, फिर उसके बाद सबसे सबसे ही बड़ा चैप्टर कीमोथेरेपी है, जिसके मेन तो बात ये है कि यार, मतलब छोड़ो, मैं अभी बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगा उसकी क्या दुखद कहानी है। GLP1 एनालॉग तो एक्सेनेटाइड, एल्बिग्लुटाइड, ड्यूलाग्लुटाइड, लीराग्लुटाइड, और ये सब, तो ये ग्लूटाइड वुटाइड वाले तुमको शायद पूछे भी नहीं, पर अगर तुमको याद रहे GLP1 एनालॉग, तो इसमें सिर्फ एक एक्सेनेटाइड भी लिख दोगे ना, तो तुमको भाई वो सामने वाला जब चेक करेगा तो भाई एकदम बरसात कर देगा मार्क्स की। अदर्स प्राइमलिनिटाइड और ये सब भी होते हैं। नोट, बाइगोनाइड एंड थायरोइड इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं। बाइगोनाइड और थायोसोलियोडाइन डायोन्स, ये इंसुलिन के सेंसिटाइजर है। और रेजिस्टेंस को कैसे कम करोगे, सेंसिटिविटी बढ़ा दोगे, और क्या। हम्म फिर सल्फोनिल यूरिया, मैग्नेटाइड, APP और इंसुलिन सेक्रेटागॉग्स, तो सेक्रेटागॉग्स का मतलब वही है, सिक्रीशन को बढ़ाना है। अब ये इसमें भाई सब कुछ दिया है कि क्या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितना क्या होगा, कौन सी ड्रग। मेटफॉर्मिन के बारे में जैसे मैं तुमको एक चीज बता दूं, 500 mg इसका डोज होता है ओरली 3 टाइम्स डेली, गिवन विद फूड। मैक्सिमम डोज है इसका 2.5 ग्राम, ठीक है। तो 500 मिलीग्राम 3 बार, यानी कि 1.5 mg। और अगर मैक्स टू मैक्स अगर आप दिए तो 5 गोली दे सकते हो आप, ठीक है। मेटफॉर्मिन यूज्ड इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज mellitus, either alone or in combination with sulfonylureas and other anti-diabetic, sorry, it is not used in patient with type 1। इनको मेटफॉर्मिन को टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट के साथ यूज नहीं किया जाता, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है पेशेंट विद हेपेटिक इनसफिशिएंसी और जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं वो। लैक्टिक एसिडोसिस इज कॉमन देन विथ फेनफॉर्मिन, तो मतलब लैक्टिक एसिडोसिस भी इसमें देखने को मिलता है अपन को मेटफॉर्मिन पर। ये मेटफॉर्मिन भाई बहुत बहुत अति यूज होती है। अगर आपके घर पे कोई है दादा, या जिनको भी दादा दादी, या आपके हो सकता है फादर हो, मदर हो, जो डायबिटीज से ग्रसित है, तो आप उनकी टैबलेट्स अगर चेक करेंगे तो मेटफॉर्मिन के बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको मेटफॉर्मिन चल रही हो, क्योंकि हर दिन ये गोली चलती है और बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है। बाकी अपन को बाकी एक बार चाहो तो इसको पढ़ लेना जरूर, ठीक है। एक बार इसको देख सकते हो, अलग अलग ड्रग्स को, ठीक है। बात अपन करते हैं सल्फोनिल यूरियास। सल्फोनिल यूरियास आर डिवाइडेड इनटू 2 जनरेशन, ऑल दीज ड्रग्स हैव सेम मैकेनिज्म एक्शन। तो मैकेनिज्म एक्शन देखना है अपन को, मेनली पोटेंसी वोटेंसी पे अपन को इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सल्फोनिल यूरिया स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, ये एक सिक्रीटागॉग है ऑब्वियसली, मतलब सिक्रीशन बढ़ा रहा है, तो सल्फोनिल यूरिया क्या करेगा, बाइंड करेगा किससे, बीटा सेल के रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक रिसेप्टर बीटा सेल्स, वहीं से तो निकल रहा है ना इंसुलिन। ब्लॉक करेगा ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को, ATP पोटेशियम सेंसिटिव चैनल को ब्लॉक करेगा, तो डीपोलराइजेशन एंड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू बीटा सेल्स। अब कैल्शियम आयन अंदर गया तो चीजें रिलीज होती है, डेग्रानुलेशन मचता है, इंक्रीज रिलीज ऑफ स्टोर्ड इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बात है कि बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन है, हम्म पर वो पूरी तरह से नहीं निकल रहा है,
तो यहाँ पे सल्फोनिल यूरियास क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, सिक्रीशन को बढ़ाना है अपन को। फॉर सक्सेसफुल थेरेपी विद सल्फोनिल यूरिया एटलीस्ट 30% फंक्शनल बीटा सेल्स आर नेसेसरी। 30% तो एटलीस्ट होना चाहिए। सल्फोनिल इनइफेक्टिव होते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फंक्शनल बीटा सेल इन द आइलेट्स ऑफ पैनक्रियास। क्योंकि टाइप 1 पे क्या हो रहा है, इंसुलिन बनता ही नहीं है। यहाँ पे टाइप 2 में हो क्या रहा है कि भाई इंसुलिन तो है, पर या तो आपके रिसेप्टर खराब हुए रखे, या फिर इंसुलिन प्रॉपरली जो फैक्ट्री है वहां से प्रॉपरली निकल नहीं पा रहा, रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो भाई फैक्ट्री से रिलीज कराने के लिए अपन सल्फोनिल यूरिया को यूज कर सकते हैं। सल्फोनिल यूरिया इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर को भी बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली वहां पे भी सल्फोनिल यूरिया का अच्छा सा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। रिड्यूस द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन को कम कर दोगे तो ऑब्वियसली ब्लड शुगर इतनी ज्यादा स्पाइक नहीं करेगी। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से चलती है, हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, मेटाबोलाइज लिवर, एक्सक्रीट होती है यूरिन पे। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि ब्लड ग्लूकोज को घटा रही है, तो सबसे पहला कॉमन साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि भाई आपको आपकी शुगर बहुत ही ज्यादा कम हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। पर्टिकुलरली ग्लिबेनक्लेमाइड एंड क्लोरप्रोपेमाइड, क्या नाम है, क्लोरप्रोपेमाइड, ड्यू टू देयर लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन। एल्डरली पेशेंट पे ग्लिबेनक्लेमाइड अवॉइड किया जाता है ज्यादातर, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिक चांसेस बढ़ जाते हैं। जीआई डिस्टर्बेंसेस लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड फ्लैटुलेंस, वेट गेन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। टेराटोजेनिसिटी नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सल्फोनिल यूरियास आप प्रेगनेंसी पे नहीं एडमिनिस्टर करोगे, ठीक है। और क्लोरप्रोमेमाइड लाइक डाइसल्फोनामाइड लाइक एक्शन हैंस प्रोड्यूस इंटॉलरेंस टू अल्कोहल। तो ये अल्कोहल क्या बोल सकते हैं, अल्कोहलिज्म वालों के लिए तो अच्छे ड्रग हो गई, पर ऑब्वियसली डाइसल्फोनामाइड लाइक एक्शन अगर इसका है तो भाई देख के पता चला एक चीज से बचने गए थे और फिर ये रिएक्शन लेकर बैठ गए, तो उसमें भी अलग दिक्कत होती है। सल्फोनिल यूरियास आर यूजफुल इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। सल्फोनिल यूरिया, सैलिसाइक्लेट्स और सल्फोनामाइड्स ड्रग इंटरेक्शंस क्या क्या है, तो ये जैसे अपन ने उनको सैलिसाइक्लेट से सल्फोनामाइड दिया। ड्रग आर हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, डिस्प्लेस सल्फोनिल यूरिया फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो ये फ्री प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है सल्फोनिल यूरिया की, पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ सल्फोनिल यूरिया सीवर हाइपोग्लाइसीमिया। तो भाई हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं सैलिसाइक्लेट सल्फोनामाइड को सल्फोनिल यूरियास के साथ धोके तो, क्योंकि ये सैलिसाइक्लेट सल्फोनामाइड प्रोटीन से ज्यादा अच्छे से बाउंड हो जाती है। तो ये फिर सल्फोनिल यूरिया को बंजारी की तरह भटकना रहता है पूरे ब्लड स्ट्रीम पे बंजारी की तरह भटकेगा, तो अपना इफेक्ट शो करेगा, और इफेक्ट इसका क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कराना। प्रोप्रानोलॉल इनटू मतलब प्रोप्रानोलॉल सल्फोनिल यूरियास को अगर साथ में दोगे, प्रोप्रानोलॉल क्या कर रहा है, ब्लॉकिंग हेपेटिक बीटा 2 रिसेप्टर्स, इनहिबिटिंग ग्लाइकोजेनलाइसिस एंड डिले रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया। एक सेकंड यार, कहाँ थे भाई। सल्फोनिल यूरियास के साथ अपन क्यों नहीं देते क्योंकि ये प्रोप्रानोलॉल है, ये बीटा ब्लॉकर है, और बीटा ब्लॉकर हेपेटिक बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं हो पाता एंड रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया मतलब डिले हो जाती है। तो प्रोप्रानोलॉल में मास्क द सिम्टम्स ऑफ सल्फोनिल यूरिया इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया सच एज टैकीकार्डिया एंड palpitation बाय ब्लॉकिंग द बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ द हार्ट एंड ट्रेमर्स। तो भाई ये चीज, ये क्वेश्चन भी आपसे काफी ज्यादा बार पूछा गया है 2 नंबर पे कि प्रोप्रानोलॉल और सल्फोनिल यूरियास को एक साथ देना या उस पर क्या ड्रग इंट्रैक्शन होती है। तो ये जो प्रोप्रानोलॉल है ये मास्क कर लेता है भाई सिम्टम ऑफ सल्फोनिल यूरिया इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया के, ठीक है। और जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो टैकीकार्डिया होगा। क्यों होगा टैकीकार्डिया, भाई आपकी ब्लड शुगर कम होते जा रही है, तो अब सेल्स बोल रहे हैं कि भाई एनर्जी नहीं आ रही, तो ब्लड करेगा, ब्लड पंप करो, ताकि भाई जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज है आपके बॉडी में या मतलब तो आपके ब्लड में वो पहुंच पाए सेल्स में। हाँ, एंड ट्रेमर्स बाय ब्लॉकिंग बीटा 2 रिसेप्टर। ट्रेमर्स भी आते हैं, वो कमजोरी वाले नहीं आते, जैसे आप अगर मान लो आप दिन भर भूखे रहोगे तो ऑब्वियसली आपके हाथ थोड़े कपकपाने लगते हैं, आपको थोड़ा सा सर का घूमने लगता है, ये सब चीजें होती हैं। रिफैम्पिसिन फिनोबार्बिटोन इनटू सल्फोनिल यूरिया। रिफैम्पिसिन फिनोबार्बिटोन एंजाइम इंड्यूसर हैं, एक्सेलरेट करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फोनिल यूरिया एंड रिड्यूस देयर इफेक्ट। तो ये तो सिंपल सी बात है अब तो। वारफेरिन और सल्फोनामाइड्स है ना, and सल्फोनिल यूरियास इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फोनिल यूरिया देयरबाय इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल। वही बात है कि भाई वारफेरिन और ये सब भी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, एंड उसके बाद सल्फोनिल यूरिया भटकता रहता है, और उसकी वजह से सीवियर हाइपोग्लाइसीमिक चांसेस बढ़ जाते हैं। बाइगोनाइट की बात करते हैं, मेटफॉर्मिन इज द ओनली बाइगोनाइट जो कि क्लिनिकली यूज किया जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन इसका 9.24 तो अपन ने ऊपर देख चुके थे शायद मेरे ख्याल से फिगर में। 9.24 कौन सा फिगर है भाई, है
फिगर की बात कर रहे हैं ना, आगे देखते हैं, एक सेकंड। तो पीटीए चालू हो गया, कहाँ है भाई, फिगर कहाँ है? ये है। हाँ अच्छा ये है। हाँ देखिए, करना क्या चाह रहा है, पढ़ लेते हैं, रुक जाओ। हाँ, मेटफॉर्मिन इट एक्टिवेट्स द एंजाइम एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस एएमपी के, रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड हेपेटिक ग्लूकोनेओजेनेसिस। मेजर एक्शन तो इसका ये होता है, हेपेटिक ग्लूकोनेओजेनेसिस को डिक्रीज करता है मेजर एक्शन। इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन स्केलेटल मसल एंड फैट रिजल्टिंग इन ग्लाइकोजन स्टोरेज इन स्केलेटल मसल, रिजल्ट इंक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज लाइपोजेनेसिस। मेन इसका लेकिन क्या है कि यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा, सबसे ये तो करना ही करना है अपन को, सेल्स की यूटिलाइजेशन बढ़ा दो ग्लूकोज के लिए। और दूसरा तो मेन क्या है, हेपेटिक ग्लूकोनेजेंसिस। ग्लूकोनेजेंसिस क्या हो गया, नया ग्लूकोज फॉर्म करना, तो आपका लिवर नया ग्लूकोज ना फॉर्म करे, तो ये भी इसका मेजर एक्शन होता है मेटफॉर्मिन का। इनिबिशन ऑफ एलिमेंट्री एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को, एलिमेंट्री एब्जॉर्प्शन को ही थोड़ा कम कर देता है। बाइगोनाइड डज नॉट इफेक्ट इंसुलिन रिलीज, ये इंसुलिन रिलीज पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेंगे, कि अपन ने देख चुके हैं, इनका क्लासिफिकेशन ही अलग है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस रिसेप्टर्स और उन सब में होता है, ना कि ये इंसुलिन की फैक्ट्री में जाके कुछ वर्क कर रहा है कि रिलीज बढ़ा देगा या सिक्रीशन कम करेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्रूव टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, ये इंसुलिन की टिश्यू सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स ओरली लेते हैं, जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होती है और एक्सक्रीटेड मोस्टली अनचेंज इन यूरिन, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, मेटालिक टेस्ट, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ वेट और ये सब। लैक्टिक एसिडोसिस, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसके क्या है, मेटफॉर्मिन के अगर मैं तुमसे पूछूं कि मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो तुम बोलोगे लैक्टिक एसिडोसिस। हाँ बट रेयर है मेटफॉर्मिन सर, पर ठीक है। प्रोलॉन्ग यूज कैन कॉज विटामिन बी 12 डिफिशियंसी ड्यू टू मैल एब्जॉर्प्शन। मैल एब्जॉर्प्शन, बी 12 भी आपका हो सकता है डेफिशिएंसी हो, तो जो वेजिटेरियंस है और जो कि डायबिटिक वेजिटेरियंस है उनके साथ ये दिक्कत और हो सकती है कि बी 12 की उनको डेफिशिएंसी देखने को मिले, क्योंकि मेटफॉर्मिन भी चल रही है इसलिए। मेटफॉर्मिन यूजुअली डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया इवन इन लार्जर डोजेस, ये बहुत ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया को नहीं कॉज कराता लार्जर डोजेस में होने के बाद भी। इसलिए देखो ना, 500 mg, 500 mg 3 बार दे रहे हो डेली, और मैक्सिमम इसका कितना डोज बोलते हैं कि 2.5 mg, वो 2.5 mg बोल रहा हूँ, सॉरी 2.5 ग्राम, मतलब 2500 mg तक के आप दे सकते हो, ठीक है, यानी 5 गोली तक के भी आप दे सकते हो, तो काफी बड़ा डोज होता है वो अपने आप में। हाँ उसी तरह से पैरासीटामोल का भी आई थिंक कितना है, 600, पैरासीटामोल का 4 ग्राम पर डे के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ है, 4 ही है ना, 625, हाँ 4 ग्राम, 4 ग्राम से ऊपर नहीं, तो उसी तरह से इसका भी लिमिट है। एलिमेंट्री एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को ये इनहिबिट कर रहा है। हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होने देगा, ठीक है मेटफॉर्मिन। ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने देगा, नया ग्लूकोज बने, ग्लाइकोजन टूट के ब्लड ग्लूकोज बन जाए ठीक है, पर हमको और नया ग्लूकोज कैसे, मसल वसल तोड़ के, या फिर जो और भी क्या बोल सकते हैं, नया ग्लूकोज बनाना है, तो और भी जो तरीके हैं वो नहीं करने अपन को। हाँ, ये है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ बाइगोनाइड स्टिमुलेशन इनहिबिशन। ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस करा देगा भाई, ये लाइपोजेनेसिस कराएगा, वो तो अपने रेट पे चल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस, लाइपोजेनेसिस, ये सब इंसुलिन कर ही रहा है। पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ग्लूकोज, ये बाइगोनाइड क्या कर देता है, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा ग्लूकोज की। Metformin used in patient with type 2 diabetes mellitus either alone or in combination with other anti-diabetic agent. Hypoglycemia rare होता है, protects against vascular complication of diseases. सिंपल स्टेटमेंट है, उसमें क्या बताना है। मैग्लिनेटाइड एनालॉग जैसे रेपाग्लिनाइड और डी फेनाइल एलेनिन डेरिवेटिव नाइट्रिग्लिनाइड, ये क्या है, स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड है सल्फोनिलूरिया के, बट द मैकेनिज्म एक्शन सिमिलर होता है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट मैकेनिज्म एक्शन सिमिलर है सल्फोनिलूरिया के। जैसे कि भाई वही बात है, जैसे स्टूडेंट हो तुम और तुम्हारे प्रोफेसर है, अब दोनों का भाई बहुत ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली तो तुम डिफरेंट हो ना, कि भाई एक बंदा एचओडी है, एक बंदे तुम स्टूडेंट हो, पर दोनों ही क्लासरूम पे तो जा रहे हैं, तो मैकेनिज्म एक्शन तो सेम हो गया, मतलब क्लासरूम पे जाके एक को पढ़ाना है एक को पढ़ाना है, वो तो बात अलग है, पर मैकेनिज्म एक्शन सिमिलर है सल्फोनिलूरिया के। ये दोनों को ही आके जाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, लेक्चर, एक को लेक्चर लेने जाना पड़ेगा, एक को लेक्चर देने जाना पड़ेगा। They stimulate insulin release by closure of ATP sensitive potassium channels in, ये सब वही सिंपल सा वो जो अपन ने सल्फोनिलूरिया पे ऊपर देखा था वही सब चल रहा है। मेन इसमें और क्या है, रैपिड ऑनसेट बट शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन, लेस पोटेंट देन सल्फोनिलूरियाज, ठीक है। मैग्नेटिनाइड वाले यूजफुल, यूज ओनली इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस टू कंट्रोल पोस्ट पैरेंटल हाइपरग्लाइसीमिया।
मेन साइड इफेक्ट क्या है, जैसे रेपाग्लिनाइड के वेट गेन, हाइपोग्लाइसीमिया, बट द एपिसोड्स आर लेस फ्रिक्वेंट, मैग्नेटाइड कॉर्ड नाउसिया फ्लू लाइक। तो इतना ज़्यादा डीप में डेप्थ में नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा ये वाला चीज़। बस इसका इतना ध्यान रखो, सल्फोनिलयूरिया जितना ही इसका मैकेनिज्म एक्शन सेम सिमिलर ही होता है, भले ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। और सल्फोनिलयूरिया का मैकेनिज्म एक्शन तो तुमको रटा होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ लिया जाता है बार बार, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। डीपीपी मतलब वही डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइडल पेप्टाइडिस 4 इनहिबिटर। तो ये क्या करेंगे, इनहिबिट डीपीपी 4 वेयर इज कॉम्पिटेटिवली नहीं, इनहिबिट द एंजाइम डीपीपी 4। डीपीपी 4 के साथ डीपीपी 4 करता क्या है, प्रिवेंट इनएक्टिवेशन ऑफ जीएलपी 1 ग्लूकोज ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, इससे एक्टिवेट होता है डीपीपी से। तो डीपीपी बंद कर दिया तो जीएलपी 1 एक्टिव नहीं हुआ, जीएलपी 1 एक्टिव नहीं हुआ तो इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ, प्रिवेंट इनएक्टिवेशन है क्या, अच्छा प्रिवेंट इनएक्टिवेशन क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इस प्लाज्मा कंसंट्रेशन जेल पे, हाँ हाँ वही बात हो गई। And ये डीपीपी 4 करता क्या है भाई, ये एंजाइम डीपीपी 4 ग्लू जीएलपी जो है, जीएलपी को एक्टिवेट करता है। अब अगर अपन ने डीपीपी 4 को इनहिबिट कर दिया, ठीक है, इस एंजाइम को अपन ने इनहिबिट कर दिया, तो जीएलपी अपना जो है वो प्योरली एक्टिव नहीं हुआ, तो अब वो बस घूमता रहेगा, उसका कोई इफेक्ट शो नहीं होगा, पर इंसुलिन सिक्रीशन अपना बढ़ जाएगा, सप्रेसेस ग्लूकागॉन रिलीज एंड इंप्रूव कंट्रोल ऑफ फास्टिंग एंड पोस्ट पैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, डज नॉट अफेक्ट गैस्ट्रिक एम्पटिंग, सैटिस्फाई बॉडी वेट, एडमिनिस्टर्ड ओरली एज एडजंक्ट इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। और हेपेटोटॉक्सिसिटी में occur with vildagliptin। अब ये इतना भी एक एक ड्रग के बारे में तुमको याद नहीं रहेगा, तो इस पर इतना ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करना कि सभी रटना हो तुमको। थायाजोली डाइंडियंस, तो ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेरिफेरल टिश्यूज टू इंसुलिन। तो ये पायोग्लिटाजोन या रोसिग्लिटाजोन सेलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ पीपीएआर बाय गामा। ये पीपीएआर का क्या है, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। तो पीपीएआर ये जो था, ये पीपीएआर गामा जो ये लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर, प्रोलिफरेटिव क्या नाम था, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। सही बताऊं तो भाई इसको, ये चीज मतलब याद कर कर पक जाओगे, ठीक है। बाइंड, अब ये न्यूक्लियर पीपीआर पे बाइंड कर रहा है, एक्टिवेट इंसुलिन रिस्पॉन्स जीन्स दैट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जीन्स। तो ये कहीं ना थोड़ा सा वो स्टेरॉइडल वाला, जो अपने स्टेरॉइडल हार्मोन कैसे जाते हैं कि सीधे न्यूक्लियस पे जाके बाइंड कर गए, साइटोप्लाज्म के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया और सीधे डीएनए से बाइंड करता है, तो उसी तरह से ये भी बाइंड टू न्यूक्लियर पीपीआर गामा, एक्टिवेट इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन्स दैट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, सेंसिटाइज करेगा पेरिफेरल टिश्यू को इंसुलिन के लिए, और वही अपना इफेक्ट शो कर रहा है। रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द मसल एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दिया अपने मसल और एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, वहां स्टोर हो गया, ब्लड ग्लूकोज अपना कम हो गया। इनहिबिटिंग हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या हो गया इस माउस को, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को भाई ने इनहिबिट कर दिया और प्रमोट कर दिया लाइपोजेनेसिस को, लिपिड। तो आप थोड़े से वेट गेन उसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मोटे होने के चांसेस, ठीक है, चर्बी जमने के चांसेस में ज्यादा हो जाते हैं। अदर एक्शन की बात करते हैं, पायोग्लिटाजोन रिड्यूसेस सीरम ट्राइग्लिसराइड एंड इंक्रीजेस एचडीएल लेवल। अभी एचडीएल लेवल को बढ़ा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है अपने लिए, कि कार्डियो प्रोटेक्टिव फीचर में से एक हो गया है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, पायोग्लिटाजोन ऑलमोस्टली कंप्लीट है, जीआई ट्रैक्ट, मेटाबॉलिज्म, लिवर, ठीक है, इतना अंदर नहीं। फिर एडवर्स इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग, अनीमिया, एडिमा, वेट गेन, प्रेसिपिटेशन ऑफ हार्ट फेलियर इन पेशेंट विद लो कार्डियक रिजर्व, रेयरली हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड ब्लैडर कैंसर में occur, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट विद रोसिग्लिटाजोन। तो भाई ये थोड़ा सा ये जो थायाजीलो थाया थाया थायाजो थायाजोली डाइंडियंस जो है, थायाजोली डाइंडियंस, इनको भाई कुछ कंट्री में तो बैन ही करके रखा है कि भाई इसको ज्यादा यूज ही मत करो, क्योंकि इसके, ठीक है, इसके कुछ फायदे भी हैं, पर ये ड्रग उतना ज्यादा यूज नहीं करते। पायोग्लिटाजोन तो ठीक है, ये सब छोड़ो। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, तो दीज ड्रग्स शुड बी गिवन बिफोर फूड। अल्फा ग्लूकोसाइडेज तो ए कार्बोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोस रिड्यूस करेंगे इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम अल्फा ग्लूकोसाइडेज इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, रिड्यूस पोस्टप्रांडियल हाइपोग्लाइसीमिया। कि भाई ब्लड में ग्लूकोज को आने नहीं दिया, खाना अपन ने खाया था उससे एब्जॉर्ब ही नहीं करने दिया ग्लूकोज को,
कुछ हद तक के, तो ये अपने अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स काम करते हैं, कार्बोस, वो वोगलीबोस, ये सब यूज्ड इन ओबीज पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके? फ्लैटुलेंस, फुलनेस एंड डायरिया, ये सब हो सकता है। क्यों डायरिया क्यों हो रहा है? डायरिया काहे हो रहा है? डायरिया इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, ऑस्मोसिस का खेल होता है, जहाँ पे मतलब सॉल्ट या शुगर ज्यादा होती है, पानी वहां खिंचा चला आता है। तब ऑब्वियसली अगर आपके इंटेस्टाइन पे शुगर ज्यादा है, क्योंकि आपका ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ ना, इन्होंने एब्जॉर्ब करने नहीं दिया ग्लूकोसाइडेस इनहिबिट करके, तो अब क्या होगा भाई, फ्लूइड जो होगा आपके इंटेस्टाइन से वो आपके ल्यूमन में आएगा, ल्यूमन से भाई वो आगे जाएगा, डायरिया होगा। बाप रे। अब GLP-1 एनालॉग्स की बात करते हैं, तो GLP-1, तो ये क्या नाम था, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एनालॉग्स, तो जैसे GLP-1 इंक्रेटिन है, रिलीज फ्रॉम गट आफ्टर मील्स, इट सिमुलेट ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन। ठीक है, GLP-1 क्या करता है, ये सिक्रीट होता है, तो उसके बाद इंसुलिन आता है, इंसुलिन बोलेगा कि भाई चलो ग्लूकोज अंदर करना है, तो सप्रेसेस ग्लूकागॉन रिलीज एंड स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ठीक है, ये इसका भाई एक्चुअल फंक्शन है। इट इज डिग्रेडेड बाय DPP4, तो अब DPP4 तो कैन नॉट बी यूज थेरेप्यूटिकली, GLP-1 एनालॉग्स आर रेजिस्टेंट टू DPP4, तो their action similar to GLP-1 injected subcutaneously before breakfast, type 2 mainly used in adjuncts other diabetic। ये सब चीजें चल रही हैं, बार बार रिजल्ट इन बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, रिडक्शन HbA1c, बॉडी वेट, दे मे हेल्प टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ बीटा। ठीक है, इसमें से मैं तुमको एक चीज बता दूं कि अगर HbA1c का जिक्र करो, तो HbA1c क्या होता है ये पढ़ के जाना। ठीक है, और HbA1c की रेंज क्या होती है, कब इस पे, कब अपन डायबिटिक कहेंगे व्यक्ति को, कब अपन प्री डायबिटिक कहेंगे, कब अपन नॉर्मल कहेंगे, वो अपन को ये HbA1c के बारे में पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि अगर तुमसे ये चीज पूछ रहे हैं तो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे HbA1c के बारे में जरूर पूछा जा सकता है, और नॉर्मली तुमको इसके बारे में पता होना जरूरी है। फिर रिपोर्ट्स में HbA1c ज्यादा मायने रखता है कभी कभी, एज कम्पेयर टू अपना ग्लूकोज लेवल, क्योंकि ग्लूकोज लेवल अल्टर करते HbA1c आपको पास्ट 3 महीने का पूरा एक कच्चा चिट्ठा सामने रख देता है पेशेंट का, क्योंकि उसको छुपाया नहीं जा सकता इतनी आसानी से। दे हेल्प टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ बीटा रिलीज। ठीक है, ये इस पे इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। प्राइमरीटाइड नहीं काम का नहीं। SGL2 पे बस एक बार देख लो, SGL2 क्या करता है, डेपैग्लिफ्लोजिन जो है ये कैनाग्लिफ्लोजिन, ये इनहिबिट करेगा SGL2 इन रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, इनहिबिट ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन। तो अब क्या है, ग्लूकोज आ गया, अब फिर किडनी से, क्योंकि किडनी भी फिल्टर करती रहती है चीजों को, तो भाई ने कहा कि काम करते हैं अपन, ये जो रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, ठीक है, PCT में SGL2 जो है, ये SGL2 क्या करते हैं, ऑब्वियसली ग्लूकोज को अंदर खींच लेते हैं साथ में, तो अपन ग्लूकोज को अंदर नहीं खींचते, ग्लूकोज को यूरिन से पास आउट करते जाओ, तो ग्लाइकोज यूरिया होगा, ब्लड ग्लूकोज अपना कम हो गया, तो ग्लाइकोज यूरिया हो रहा है, तो एक चांस अपना बढ़ जाता है थोड़ा सा, और वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। SGL2 इनहिबिटर्स आर यूज्ड एन एडजंक्ट, एडजंक्ट के तरह दे तो भाई एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये साफ साफ भाई सीधी बात है ना, कहीं से भाई शुगर निकल रही है तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया के लिए तो एज अ कल्चर की तरह काम करेगा। फिर एजेंट अफेक्टिंग कैल्शियम, कैल्शियम बैलेंस, अब भाई सब्र का बांध टूटते ही हुए, पर फिर भी मेरे को रुकना पड़ेगा क्योंकि मुंह दर्द देने लगा भाई। चलो आगे चलते हैं। तो कैल्शियम के बारे में बात करते हैं भाई, ये सबसे आखिरी चीज है इस पूरे चैप्टर की। तो कैल्शियम 99% ऑफ कैल्शियम जो अपने बॉडी में है वो बोन और टीथ के फॉर्म पे होता है। ठीक है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म चीफली रेगुलेटेड 3 हार्मोन्स होते हैं, PTH, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन। अभी तुम जब सर्जरी और मेडिसिन पे आओगे तब तुमको पता चलेगा कि कैल्सिटोनिन बहुत ज्यादा उतना रोल इफेक्टिवली प्ले नहीं करता, तो PTH और विटामिन डी तो काफी अच्छे से करते हैं, बट अपने इस लेवल पे PTH, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन तीनों ही क्या बोल सकते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंडर पे। हाँ, PTH प्लेज अ सेंट्रल, वही बोल रहा था, सेंट्रल रोल क्या है भाई, सेंट्रल रोल अपना PTH प्ले करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ऑल्सो इंटीमेटली कनेक्टेड विद फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म। तो फॉस्फोरस अगर घट रहा है तो कैल्शियम बढ़ रहा है, या फिर कैल्शियम घट रहा है फॉस्फोरस बढ़ रहा है, ये सब भी अपने मेटाबॉलिज्म के साथ चलते चलते आता है। नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है, तो 9 to 11 mg/dL, ये तुमको पता होना चाहिए एक चीज तो। और PTH सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, ये चीज देखा, फंबल होने लगता है भाई, एकदम मुंह दर्द देने लगा बोलते बोलते। फंक्शन ऑफ कैल्शियम क्या क्या है, फंक्शन ऑफ कैल्शियम में क्या है, हाँ, मसल्स के लिए जरूरी है, कंट्रैक्शन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, नेसेसरी फॉर रिलीज ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि ट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है कैल्शियम, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। हाँ, एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर, ये तो सेकंड मैसेंजर हो ही गया, साथ साथ रिलीज ऑफ सम न्यू ट्रांसमीटर के लिए, स्टोरेज रिसाइकल ऑफ द नर्व टर्मिनल्स,
पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक जो अपने नर्व टर्मिनल जो होते हैं, ठीक है, एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसमें भी कैल्शियम वेसाइकल के फॉर्म पे रिलीज होके आगे चीजें कॉज कराता है, कंट्रैक्शन कराता है, तो कैल्शियम की जरूरत पड़ गई। ब्लड कोएगुलेशन पे अपना फैक्टर 9 होता है ना कैल्शियम, है ना, necessary for blood coagulation, maintain integrity and regulate permeability of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन पे इसका फंक्शन है। कंट्रोल एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, अगर कैल्शियम कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो भी उससे आपके जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो एकदम फ्लक्चुएट करते हैं, उनका फंक्शन फ्लक्चुएट करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन फ्लक्चुएट करता है। प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम की बात करते हो, कैल्शियम में कैल्शियम ग्लूकोनेट, सिट्रेट, लैक्टेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये 4 चीजें होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट चीप, टेस्टलेस एंड प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट का मेजर यूज किया जाता है नॉर्मली। पेरेंटरल में बात करते हैं तो इंट्रावीनस कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी के तो फॉर्म पे दे रहे हो, नॉन इरिटेंट है एंड इट इज प्रिफर्ड। और इंट्रावीनस कैल्शियम क्लोराइड हाईली इरिटेंट एंड कॉज टिश्यू नेक्रोसिस, मतलब ये तो चूना ही डाल दिया और चूना तो गर्म होता है, इरिटेंट है, टिश्यू नेक्रोस करा देगा। CaCl2, चूना, सी एच, चूने का फॉर्मूला क्या था, मैं चूने का फॉर्मूला भूल रहा हूँ, कोई अगर हो ज्ञानी तो कमेंट पे लिख के बता सकता है। थेरेपेटिक यूजेस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट टू करेक्ट कैल्शियम डेफिशिएंसी इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। क्या हो गया माउस को, हम्म, ठीक है, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी को करेक्ट करना है इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन पे। थेरेपेटिक यूजेस क्या है, एक है डेफिशिएंसी हो गई, डाइटरी डेफिशिएंसी है, ग्रो कर रहे हो, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन चल रहा है, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, तब कैल्शियम की कमी हो जाती है, रिकेट्स में, ऑस्टियोमलेशिया में अपन विटामिन डी के साथ दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, अपन ने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब पढ़े थे उसमें देख लिए थे भाई, कैल्शियम अपना एक्सक्रीट आउट होने लगता है, हाइपोकैल्सीमिया फॉर्म होता है, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन फॉर्म हो जाती है। आफ्टर रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ट्यूमर, अगर पैराथायरॉयड में कोई ट्यूमर हो गया, पीटीएच आपने निकाल दिया, पीटीएच क्या करता था, पीटीएच कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को, मतलब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में सेंट्रल रोल प्ले करता है, पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो अगर आपका पीटीएच क्या सोर्स, पीटीएच की फैक्ट्री निकल गई तो ऑब्वियसली आपका कैल्शियम डगमगाएगा, तब आपको कैल्शियम बाहर से लेना पड़ जाएगा कैल्शियम सॉल्ट के फॉर्म पे। आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट कब दोगे आप, जब टेटनी हो रही है, मतलब हाइपोकैल्सीमिया, बहुत सीवियर हाइपोकैल्सीमिया, टेटनी स्टेज पहुंच गई है। कैल्शियम कार्बोनेट यूज्ड एज एन एंटासिड, एंटासिड में भी कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं, आप कभी कुछ स्टैंडर्ड एंटासिड को देखोगे पीछे, जैसे डाइजीन, आई थिंक डाइजीन पे भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, मेरे को जितना शायद शायद तक कि मेरे को जितना ध्यान है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सस्पेंशन होता है, कुछ और होता है, एक बार देख लेना जरूर। इंट्रावीनस कैल्शियम ग्लूकोनेट में भी यूजफुल इन ट्रीटिंग यूट्रिकेरिया एंड डर्मेटोसिस। ठीक है भाई, पीटीएच, अरे दादा रे, 4 पन्ने और, हे भगवान शक्ति दो, 4 पन्ने खत्म कर दूं और भाई दूसरे चैप्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा, पहले खुद थोड़ा सा कीमोथेरेपी तो मेरे को खुद पढ़नी पड़ेगी हल्की सी। चलो पढ़ेंगे भाई, करते हैं जैसे तैसे, टूटी फूटी सही। वैसे भी मैं कोई टीचर, तो मैं पहले ही बोलता हूँ मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एज अ, तुमको क्या बोलूँ, जैसे वो अपने कॉलेज में दोस्त लोग नहीं होते कि भाई तुमको जो थोड़ा बहुत पढ़ा देते, हो सकता है कि पूरी तरह से मेरे को भी नहीं आता, पर मैं भी ट्राई करता हूँ जितना तुमको याद रहे, इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से बताने की कोशिश करता हूँ, इस डिस्कशन टाइप की चीज हो जाती है। PTH is a polypeptide hormone which is synthesized by chief cells of the PTH parathyroid gland। पैराथायरॉयड ग्लैंड से अपने चीफ सेल्स पीटीएच सिक्रीट करते हैं। चीफली कंट्रोल कंसंट्रेशन ऑफ फ्री कैल्शियम इन प्लाज्मा, लो प्लाज्मा कैल्शियम स्टिमुलेट सिक्रीशन एंड वाइस वर्सा, कि भाई प्लाज्मा में कैल्शियम कम है तो वो मतलब पीटीएच रिलीज होगा, पीटीएच क्या करेगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा। PTH activates via G protein coupled receptors adenyl cyclase enzyme present in the cell membrane, which in turn increase the intracellular count and calcium concentration leading to various effects। तो ये सब भाई, ये सब फिजियो वाली चीजें हैं, ठीक है, कैसे सेल रिसेप्टर पे और क्या क्या चीजें एक्ट होती हैं। कॉजेज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, थायरोइडेक्टोमी कर दिया आपने, है ना, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म किस में कैसे हो सकता है कि पीटीएच कम निकल रहा हो, थायराइड, मतलब आपने थायराइड, पूरा थायराइड निकाल दिया तो पीटीएच क्या होता है, इसमें पीछे 4 ग्लैंड्स कैसे वो होते हैं, गुच्छा जैसा होता है भाई एकदम। तो इडियोपैथिक हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के, हाइपोकैल्सीमिया है, टेटनी है, कार्पोपीडल स्पैज्म है, लेनिंगोस्पैज्म है, टिंगलिंग ऑफ लिप्स हैंड्स मसल्स, कन्वल्जन होगा, ये सब
और क्रॉनिक के क्या फीचर्स हो गए, क्रॉनिक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के, लॉस ऑफ हेयर, ब्रिटल फिंगर नेल्स, कैरीज ऑफ टीथ, मतलब आपके टीथ खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, कैटरैक्ट हो गया, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो ये क्रॉनिक और एक्यूट के बीच में डिफरेंस। एक्शन क्या है पीटीएच का, तो ये देखो प्लाज्मा कैल्शियम कम हुआ तो ये पीटीएच रिलीज बढ़ जाएगा, प्लाज्मा कैल्शियम बढ़ गया तो नेगेटिव फीडबैक जा रहा है। अब पीटीएच करता क्या है, बोन पे जैसे रिजॉर्प्शन ऑफ बोन बढ़ा देगा, हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ कैल्सीफेडियोल टू कैल्सीट्रायोल, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म, कैल्सीट्रायल विटामिन डी जिसको बोलते हैं, ये कैल्सीट्रायल ही होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में करते हैं। अब ये विटामिन डी एक्टिव हुआ तो जीआईटी में जाके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा गट में, इसलिए कभी देखोगे तो उनको जो कैल्शियम की टैबलेट्स मिलती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैल्शियम प्लस विटामिन डी साथ में होता है, मतलब 500 mg कैल्शियम प्लस 250 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी, ये दो चीजें मतलब एक साथ इसलिए दी जाती है ताकि कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब हो। और किडनी पे क्या फंक्शन कर रहा है पीटीएच, प्रमोट कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन करने लगेगा रीनल ट्यूब्यूल से, इनहिबिट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, और फॉस्फेट बहाव कैल्शियम अंदर घसीटो, ऐसा ये हिसाब किताब चल रहा है। हाँ तो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल पीटीएच की वजह से बढ़ेगा और प्लाज्मा फॉस्फेट लेवल पीटीएच की वजह से घटेगा। और ये लो इंटरमीडिएट डोजेज ऑफ पीटीएच स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन, बोन अपनी फॉर्म हो जाएगी। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डेफिशिएंसी तो क्या है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक, ठीक है। हाइपोपैराथायरॉयड टिटनी के नाम से भी इसको देखा जाता है, एक्यूट अटैक का इस नाम रखा गया है। 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 to 20 ml गिवन आईवी स्लोली अंटिल टेटनी सीजेस, टेटनी जब तक खत्म नहीं हो जाती। ओरल कैल्शियम सॉल्ट शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल। क्रॉनिक वाले के लिए क्या करना है अपन, विटामिन D2 एर्गो कैल्सीफेरॉल दे रहे हैं ताकि ये एर्गो कैल्सीफेरॉल के साथ साथ ये कैल्शियम को भी खींचते रहेगा स्लोली स्लोली। हाँ, और ओरल कैल्शियम सॉल्ट शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल। तो विटामिन D2 दे दो और साथ साथ ओरल कैल्शियम सॉल्ट दे दो। अब बात करेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में। ओह, हाँ खाना बनाना है भाई, इसके बाद क्लास जाना है वो अलग। इंक्रीज लेवल तो अपन ड्यू टू पैराथायरॉयड ट्यूमर की वजह से हो सकता है भाई, कोई एडेनोमा हो गया है कुछ हो गया। हाइपर कैल्शियम, हाइपर कैल्सियूरिया होगा भाई, कैल्शियम ब्लड में भी बढ़ा रहेगा और आपके यूरिन से भी कैल्शियम ऑब्वियसली एक्सक्रीट हो रहा है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्रीटमेंट, मतलब ट्यूमर सॉरी सर्जिकल रिमूवल है। ट्रीटेड विथ सिंसेलेट, अभी सिंसेलेट कौन सी ड्रग है मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर आगे देख लेते हैं। अब से मैं थक गया हूँ भाई। तो सिंसेलेट के बारे में बात करते हैं, कैल्सी माइमेटिक एजेंट, बाइंड टू रिसेप्टर ऑन पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, पीटीएच सिक्रीशन को कम करेगा, सीरम कैल्शियम लेवल को भी कम करेगा, मतलब रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दे रहा है। ओरली रूट से अपन देते हैं कैल्सीमाइमेटिक एजेंट को, ये कैल्सिटोनिन की तरह इफेक्ट कर रहा है एक्चुअली में, सिंसलेट जो है ये कैल्सिटोनिन की तरह मिमिक कर रहा है। हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू पीटीएच ट्यूमर, पैराथायरॉयड ट्यूमर सॉरी। सेकेंड है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म ड्यू टू रीनल डिजीज। तो एक क्या हो सकता है कि भाई आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड पे ही दिक्कत है, और दूसरा सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म किसकी वजह से हो सकता है भाई, आपके रीनल डिसीज, मतलब कि आपकी किडनी जो है वो कैल्शियम को प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है, तो भी आपको हाइपर कैल्सीमिया होगा, है ना, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, सेकेंडरी है ये एक तरह से। या फिर आपका पीटीएच वर्क नहीं कर पा रहा है ऑब्वियसली, किडनी पे किडनी पे वर्क नहीं कर पा रहा है तो ये कैल्शियम आपके साथ ऊपर नीचे हो जाएगा। ऐसे नहीं, एक सेकंड, पीटीएच तो बढ़ा है ना, पीटीएच बढ़ा हुआ है तो आपकी किडनी क्या कर रही है, कैल्शियम को और ज्यादा रीअब्जॉर्ब कर रही है। तो अलग अलग, अब मैं सही बताऊं तो मैं नशे में बोल रहा हूँ सर, डिल्यूजन में बोल रहा हूँ कुछ भी। एडवर्स इफेक्ट क्या है भाई इसका, कैल्शियम सिंसलेट का एंड कैल्शियम एमेटिक एजेंट का, हाइपोकैल्सीमिया। अब ये टेरिपेराटाइड तो माँ चुदा पड़े रहने दो उसको। कैल्सिटोनिन अपन को मेन देखना है, सी सेल्स ऑफ द थायराइड से निकलता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। मेन एक्शन कैल्सिटोनिन का टू लोअर सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन बोन एंड किडनी, ठीक है। कैल्सिटोनिन सिक्रीशन स्टिमुलेटेड, जब ऑब्वियसली सीधी सिंपल बात है, कैल्सिटोनिन क्या करेगा, जनरली अपोजिट करता है, जो कि पीटीएच का बिल्कुल उल्टा काम करेगा। बोन पे क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, क्लास्ट क्या करेंगे, क्लास्ट बनाते थे, क्लास्ट तोड़ते थे, क्लास्ट अगर तोड़ रहे हैं तो बोन रिजॉर्प्शन अपनी कम हो जाएगी, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल घट जाएगा। हाँ इनहिबिट कर रहे हैं ना कॉस्टोक्लास्ट को, मैं वही सोच रहा हूँ।
और किडनी पे देखा जाए, इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। प्रिपरेशन ऑफ कैल्सिटोनिन, अच्छा छोड़ो, एक बार पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, सैलमन और ह्यूमन नहीं पूछता कोई तुमसे। हाइपर कैल्सियमिक स्टेट, पेजेट डिजीज ऑफ बोन, पेजेट डिजीज ऑफ बोन एक देख लो। chronic use of calcitonin relieves pain and reduces some of the neurological complication, but bisphosphonates are the treatment of choice। अब बिस्फोस्फोनेट के बारे में बात करेंगे अपन आगे जाके। क्या हो गया, मेरा माउस भी थक गया क्या अब, ये चल ही नहीं रहा। अब चला। इन पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस, में जाए छोड़ो। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, प्रो हार्मोन है एक तरह से। विटामिन डी एक तरह का हार्मोन भी है और ऑब्वियसली विटामिन भी है। एंड इसका क्या है, मेन रोल तो वही है, सेंट्रल रोल प्लाज्मा कैल्शियम लेवल के मेंटेनेंस पे एंड बोन फॉर्मेशन पे। कहाँ पे मिलता है, कैसे सिंथेसाइज होता है, तो ये सब तुमको इससे पता चल जाएगा। ये सब तुमने वैसे पढ़ा भी है, ऐसा भी नहीं है। किस में पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री में तुमने इसको अच्छे से पढ़ा होगा कि 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है अपनी स्किन पे। ठीक है, अपने अपन बोलते हैं ना, सुबह की धूप या मतलब जब भी धूप लो तो स्किन आपकी एक्सपोज स्किन पे धूप पड़ती है तो ऑब्वियसली विटामिन डी सिक्रीट होता है, विटामिन डी फॉर्म होता है। तो ऐसा है नहीं कि सूरज से विटामिन डी आ रहा है, कोई बरसात नहीं हो रही है आपके, इसमें मतलब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। और यूवी लाइट उस पर एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, ये एक तरह से एक्टिवेटर का काम करता है। तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो अपने स्किन पे प्रेजेंट रहता है, तो यूवी लाइट क्या करेंगे, उसे कोलेकैल्सिफेरॉल में बदलेगी। कोलेकैल्सिफेरॉल 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में बदलेगा लिवर में। ठीक है, और फिर लिवर में भी एक्चुअली में एंजाइम्स होते हैं। फिर ये 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल किडनी में कुछ ऐसे हार्मोन एंजाइम होते हैं जो कि इसको 1 अल्फा 25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल या कैल्सीट्रायोल जो कि एक्टिव फॉर्म होता है उसमें चेंज करेंगे। और ये लिवर से अल्फा कैल्सिडोल, तो ये इतना ज़्यादा नहीं भी पता रखोगे चलेगा अल्फा कैल्सिडोल के बारे में, बट ये इसकी बेसिक साइकिल है कि तीन चीज़ है, स्किन लिवर और किडनी इन्वॉल्व होता है। पहले स्किन पे, स्किन से फिर लिवर पर, लिवर से फिर किडनी पे, एंड किडनी से देन जाके अपने एक्चुअल एक्टिव फॉर्म पे कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट होता है। एक्शन क्या क्या है भाई इसके, जीआईटी विटामिन डी के, तो प्रमोट एब्जॉर्प्शन कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम द गट। किडनीज में प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बोन पे इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अपन को प्लाज्मा कैल्शियम ऑब्वियसली बढ़ाना है, प्लाज्मा फॉस्फेट को बढ़ाना है, तो विटामिन डी वही कर रही है, यूटिलाइज फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए भाई इसका यूज किया जाता है। विटामिन डी के डेफिशिएंसीज क्या होता है, रिकेट्स होता है चिल्ड्रन पे, ऑस्टियोमेलेशिया अडल्ट्स पे। हाइपर विटामिनोसिस डी, अगर आपका हाइपर मतलब बहुत ज्यादा विटामिन डी आपने कंज्यूम कर लिया तो एक्यूट लास्ट डोज, तो क्या हो सकता है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, नोजिया, वीकनेस, फटीग, पोर्यूरिया, ये सब तो होने ही होना है। कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट किडनी पे अगर कैल्शियम सॉल्ट ज्यादा डिपॉजिट होते हैं, रीनल फेलियर एंड रीनल स्टोन्स, ये चीज भी कॉज होती है। Treatment includes immediate stoppage of vitamin D, low calcium diet, low IV hydration, and glucocorticoid preparation क्या क्या है, तब ये सब नाम देख लो, एर्गोकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सिट्रायोल, और बस कैल्सीपोट्रियोल अगर तुमको देखना है तो देख सकते हो, सोरियासिस में इसका यूज करते हैं कैल्सीपोट्रियोल। थेरापेटिक यूजेस क्या है, तो प्रिवेंशन के लिए 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे और ट्रीटमेंट के लिए 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे ऑफ न्यूट्रिशनल रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। अगर किसी को रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया है, अगर प्रिवेंट करना है तो 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दो, और अगर ट्रीट करना है तो 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। रीनल रिकेट्स की बात करते हैं, जैसे तैसे रोग आके खत्म ही कर दो। रीनल रिकेट्स क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ देखने को मिलता है। कैल्सिफेडियोल कैल्सिट्रायल बन नहीं पाता, ट्रीटेड क्या करोगे, कैल्सिट्रायल अपन डायरेक्टली देंगे। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स होता है, ये इनबॉर्न एरर है ना। तो इसमें फेलियर, कन्वर्जन ही नहीं हो पा रहा, कन्वर्जन ही नहीं हो पा रहा। हाँ, काफी सारी चीजें चल रही हैं मन में बोलने के लिए, पर फिलहाल मैं सब ये कहूंगा, कन्वर्जन ही नहीं हो पा रहा। इट रिस्पॉन्ड्स टू कैल्सिट्रॉल, आपको बाहर से कैल्सिट्रॉल देना पड़ेगा। और विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म का, ट्रीटेड विद लार्ज डोज ऑफ विटामिन डी एंड फॉस्फेट। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पे हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरफॉस्फेटिमिया होगा, ये सब तो ठीक है। एंड विटामिन डी को अगर कैल्शियम एंड विद कैल्शियम एंड सिनाइल और पोस्टमैन ऑस्टियोपोरोसिस वाले क्या बोल सकते हैं, बूढ़ी अम्माओं को दे दो भाई। विटामिन डी एनालॉग कैल्सीपोट्रियोल टॉपिकली सोरियासिस में यूज करा जाता है, ठीक है। बिसफॉस्फोनेट्स के बारे में तो मैं कहूंगा कि भाई एक बार चाहो तो पढ़ लेना,
क्योंकि बिसफॉस्फोनेट इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मेरी अभी हालत बची नहीं है सही बताऊँ तो, क्योंकि खाना बना के अभी फिर भागना है। अब ये है लेक्चर को डायरेक्ट अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट कीमोथेरेपी पे। बिसफॉस्फोनेट एक्चुअली में अगर तुम स्किप भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक है, बट अगर नॉलेज के लिए पढ़ना तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अब इसके बाद आएगा फिर यूट्रस वूट्रस वाले को तो बाद में निपटाएंगे, पहले चालू करेंगे कीमोथेरेपी जितनी हो पाए, क्योंकि बहुत लंबी है कीमोथेरेपी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, खत्म।